नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मारवाड़ी पढ़ाई पर। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सारे बढ़िया होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में अपन क्या करेंगे, राजस्थान की जो सीटी का अक्टूबर में एग्जाम है उसके लिए अपन क्या करेंगे, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति की जो क्लास 10 की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक आती है वो किताब पूरी की पूरी पढ़ेंगे। आजकल जो भी एग्जाम हो रहे हैं उनमें क्या किया जा रहा है, राजस्थान इतिहास एवं संस्कृति की ये जो क्लास 9th और 10th में जो बुक चलती है, इन्हीं बुकों से क्या किया जा रहा है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। तो अपन को क्या करना है, ये किताबें पढ़नी है। आप लाइब्रेरी में देखोगे तो हर किसी बच्चे के पास ये किताब मिल जाएगी। तो अपन क्या करेंगे, इस किताब को ढंग से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अपन 9 या 10 घंटे की क्लास होगी तो उसमें सारी की सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। ये अपने पास टॉपिक है। इससे पहले अपन एक चीज़ जान लेते हैं, वो जान लेते हैं इसको पढ़ेंगे कैसे। तो इसको पढ़ने के लिए अपन ये करेंगे, 3-3 घंटे का टाइम बढ़ाएंगे। 3-3 घंटे का क्या करेंगे, अब शेड्यूल बना लेते हैं। 3-3 घंटे की सारी चीज़ें ले लेते हैं। 3-3 घंटे की होगी। अपन क्या करेंगे, 3 घंटे कंटिन्यू क्लास लेंगे। 3 घंटे क्लास लेने के बाद में अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे। 10 मिनट का ब्रेक ले लेंगे जिसमें पानी पेशाब आप सारी चीज़ें कर सकते हो। वो हो गए 10 मिनट का ब्रेक। उसके बाद अपन 3 घंटे दोबारा क्लास, फिर 10 मिनट का ब्रेक, 3 घंटे की क्लास, 10 मिनट का ब्रेक, ये चीज़ें चलेगी। अगर मान ले अपन कोशिश यही करेंगे कि 9 घंटे में ये अपनी क्लास कंप्लीट हो जाए, लेकिन उम्मीद नहीं है कि 9 घंटे में कंप्लीट हो पाएगी, क्योंकि इसमें 136 पेज है तो टाइम तो लगना ही है। तो आप देखो, ये क्लास आपको क्या है, पूरी की पूरी कंप्लीटली देखनी है। क्यों देखनी है? अगर आप ये किताब ले आते हो, किताब लाने के बाद में आप क्या करोगे कि इसको पढ़ने बैठोगे तो आप 9 से 10 पेज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे। 9 से 10 पेज पढ़ोगे तो 136 पेज है, तो इस हिसाब से आप पढ़ पाओगे, महीने भर में ये किताब कंप्लीट कर पाओगे। तो इसकी बजाय आपको क्या करना है, इसकी बजाय आपको ये करना है कि आपको ये क्लास पूरी की पूरी एक सौ भी आप लक्ष्य ये बनाना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे ये क्लास देखनी है। अगर आप 10 मिनट के ब्रेक से खुश नहीं हो पाते हो, 20 मिनट का ब्रेक ले लेते हो, या फिर कुछ और खाना पीना वो सारी चीज़ें कर लेते हो, फिर भी आप 24 घंटे के अंदर अंदर ये क्लास पूरी देख सकते हो। ये एक बार देख ली, उसके बाद 10 दिनों बाद में अगर रिवीजन करने का मन हुआ तो भी देखोगे। 2 से 3 बार अगर इसी चीज़ को दोबारा देखा जाए तो वो चीज़ें आपके इस क्लास की 70% चीज़ें होगी, वो आपके दिमाग में बैठेगी। जैसे अपन एक बार में मान लेते हैं कि सारी चीज़ें देखो कंठस्थ तो होनी ही नहीं है। तो क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए, मान लेते हैं कि तेजे जी की घोड़ी का नाम क्या था, ये क्वेश्चन आ जाए। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो आप क्या करोगे? आपने अगर ये 2-3 बार इसी किताब को पढ़ रखा है, देखो किताबें क्या होती है, रिवीजन करने से चीजें याद होती है, कंठस्थ करने से सारी चीजें। कंठस्थ करना बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आप सारी चीजें कंठस्थ नहीं कर सकते। तो इसके लिए अपन को क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, 3-3 घंटे आप अगर इस क्लास को 2 से 3 बार देख लोगे तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या है, तो जैसे ही नीचे केसर कालमी लीलन ये सारे ऑप्शन दे दिए, नीला घोड़ा, तो फिर आप क्या करोगे, आपने बार बार पढ़ रखा होगा तेजा जी की लीलन घोड़ी, तेजा जी की लीलन घोड़ी 2-3 बार देखा, तो आप ऑप्शन देखते ही उस पर टिक कर लोगे। तो मेरे कहने का कुल मिला के ये तात्पर्य है कि आपने एक बार क्लास देख ली, आराम से बैठ के कोई भी चीज़ लिखनी नहीं है। पहली बात तो ये है कि ऐसा नहीं कि आप नोट्स बनाने लग जाओ, नोट्स नहीं बनाने हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। वहाँ से आप मैं टेलीग्राम की लिंक दे दूंगा कमेंट बॉक्स में, वहाँ से जुड़ लेना, फिर मैं आपको ये सारी की सारी पीडीएफ दे दूंगा, वहाँ से पढ़ लेना। आपको एक भी चीज़ का नोट्स नहीं बनाना है, सारी की सारी आराम से बैठ के क्लास देखनी है। बस यही है कि क्लास में सोना नहीं है, आराम से बैठ के पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे। ये यहाँ पे अपने सारे के सारे टॉपिक है। जो कि पहला टॉपिक है वो है राजस्थान का इतिहास। इसमें क्या है, सामान्य परिचय, जिसमें क्या होंगे, राजवंश पढ़ेंगे। राजस्थान इतिहास के जो राजवंश है वो तो इसमें पढ़ेंगे। जो क्लास 9th की किताब है जिसके अपन बाद में मैराथन लेके आएंगे, उसमें बाकी की वो सारी चीज़ें 1857 की क्रांति, राजस्थान का एकीकरण, प्रजामंडल, वो सारी चीज़ें किसमें आ जाती है, उस किताब में आ जाती है। इसमें क्या है कि राजवंश 1 से 28 पेज तक क्या है, राजवंश है, वो राजवंश देखेंगे। इसके बाद में अपनी क्या कला एवं संस्कृति स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देख लिया। इसके बाद अपन किस तरीके से पढ़ेंगे, तो अपने क्या पास है, ये सारे के सारे टॉपिक ले रखे हैं। अब इसमें अपन ने क्या कर रखा है, हाईलाइट कर रखी है चीज़ें। हाईलाइट करने का मतलब ये है कि जैसे कि ये हाईलाइट कर रखी है कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। और जो रेड कलर में कर रखी है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें किस में आ जाएगी, रेड कलर में आ जाएगी। तो अपन ने इस तरीके से सेट कर रखा है। अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होगी उन्हें अपन पढ़ेंगे नहीं। कुछ चीज़ें जो शुरुआत में आएगी, जो कि क्या है कि जिनसे क्वेश्चन आज तक ना पूछे गए हैं, ना आगे पूछे जाने के चांस है, और सीटी में तो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, वो चीज़ें ना पढ़ के आगे की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे कि ये सभ्यताएं हैं, तो ये सारी चीज़ें अपन को क्या बहुत अच्छे तरीके से पढ़नी होगी। तो अब अपन करते हैं क्लास स्टार्ट। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ
कि अगर आपको सीईटी के लिए और भी चीज़ें जैसे राजस्थान जियोग्राफी पढ़नी हो या कला संस्कृति अलग से नोट्स बनाने हो, तो उसकी क्लासें अपन क्या है अलग से ले रहे हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी सब सब सब्जेक्ट की बनी हुई है। और सबसे सबसे तगड़ी चीज़ वो है कि मारवाड़ी में मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है। मारवाड़ी भाषा में क्या किया जा रहा है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही है, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई जा रही है। हर टॉपिक के 70 से 80 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो आप एक बार वो भी सारी चीज़ें देख लेना। अब अपन करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। सबसे पहले अपन देखेंगे राजस्थान का इतिहास एक परिचय। राजस्थान का इतिहास एक परिचय देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपने पास लिखा है 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। 1949 से पहले भौगोलिक इकाई कोई भी ऐसी भौगोलिक इकाई नहीं थी जिसका नाम राजस्थान था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में, कब ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉम्स था, उसने इस भूभाग को राजपूताना नाम दिया था। जॉर्ज थॉम्स है, उसने 1800 ईस्वी में क्या किया है, राजपूताना नाम दिया है। और 1829 ईस्वी में ये कर्नल जेम्स टॉड की किताब है, एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने इस किताब में राजस्थान को जो नाम दिया है वो दिया है रायथन या राजस्थान। बाद में दिया राजस्थान, पहले रायथन, राजस्थान, रजवाड़ा, ये इसने 2-3 नाम दिए थे। तो ये चीजें आपको याद रखनी। 1800 ईस्वी में राजपूताना कहा था, वो कहा था जॉर्ज थॉमस ने। और 1829 में एनल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड। इसके लेखक कौन है, कर्नल जेम्स टॉड है, जो कि विदेशी इतिहासकार रहा है। उसने राजस्थान को जो नाम दिया है वो रायथन या राजस्थान नाम दिया है। स्वतंत्रता के बाद, जब अपन स्वतंत्र हुए थे, उसके बाद जब इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ, तो 30 मार्च 1950, जब आपने राजस्थान का एकीकरण पढ़ा होगा, तो राजस्थान का जो एकीकरण का चौथा चरण है, 30 मार्च 1949 को सर्व समिति ने इसका नाम राजस्थान रख दिया था। इस जो एकीकरण कंप्लीट तो 7 चरणों में हुआ था। लास्ट हुआ था 1 नवंबर 1956 को 7वां चरण कंप्लीट हुआ था। तब से तो वो संवैधानिक दर्जा मिल गया था। लेकिन 30 मार्च 1949 को ज्यादातर राजस्थान की जो बड़ी बड़ी रियासतें थी उनका एकीकरण हो गया था। तो इसी दिन से अपन को क्या कर दिया था, सभी ने मिलकर इस प्रदेश को राजस्थान नाम दे दिया था। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर और कुछ क्षेत्र वहां बसी जातियों के नाम से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों में, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं उनके प्राचीन नाम जिनका उल्लेख ऋग्वेद में भी आया है, तो वो कौन से, जैसे मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन, ये सारे के क्षेत्र क्या है जो कि प्राचीन प्राचीन काल में राजस्थान के नामों मतलब कुछ भाग है उनके इन नामों से जाना जाता था, जिनका उल्लेख क्या है ऋग्वेद में भी मिल रहा है, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन। ठीक है। मरु और धनु दोनों का ये अर्थ क्या होगा, ये होगा अपना जोधपुर संभाग, यानी कि मारवाड़ का जो क्षेत्र है उसको कहा गया मरु। एक आप पढ़ोगे भूगोल में पढ़ोगे आप मेरु है, वो है अरावली की पहाड़ियाँ। मेरु क्या है, अरावली की पहाड़ियाँ। और मरु क्या है, मरु है ये मरुस्थल, जिसको क्या है प्राचीन काल में जोधपुर संभाग का जो क्षेत्र था उसको कहा जाता था मरु। तो मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है। ये मरु का पूछा था, मरु और एक मांड पूछा था, वो भी देखेंगे। मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम है। मरु और धन्व दोनों का एक अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर संभाग का जो मरुस्थल है उसके लिए क्या कहा गया है, मरु और धन्व। ये देख लिया। इसके बाद में जोधपुर पहले मरु फिर मरुवार कहलाया, अब मारवाड़ कहला रहा है। तो मरु से मरुवार, मरुवार से मारवाड़। और यहाँ समी और कैरू या पीलू आदि के होते हैं का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है। नहीं, ये अपने मरु फिर मरुवार कहलाता है और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाना लगा। कालांतर में से क्या कहना जाने लगा, मारवाड़। जांगल प्रदेश, अब अपन देख लेते हैं जांगल प्रदेश मरु और धनव अपन ने दोनों ही देख लिए। दोनों का क्या है, जोधपुर संभाग का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको कहा जाता है मरु और धनव। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं जंगल प्रदेश का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, केर और पीलू के आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। देखो समी किसको कहा जाता है, समी कहा जाता है खेजड़ी के वृक्ष को समी कहा जाता है। केर तो आपने सुना ही होगा। पीलू आते हैं जिसे विष्णु योग है, नहीं, जसनाथ जी का जो धार्मिक वृक्ष है उसको जाड़ कहा जाता है जिसपे पीलू लगते हैं। तो इन आदि के कारण इसको क्या कहा गया, जंगल प्रदेश कहा गया। जंगल प्रदेश किसे कहा गया, जिलों में पूछे सीधा सीधा पूछेगा, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जंगल प्रदेश कहलाता। तो आपको ये लाइन याद रखनी, जंगल प्रदेश कौन सा है, बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र।
इसके बाद अपन देख लेते हैं मत्स्य। मत्स्य ये अपना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके मत्स्य जनपद भी पढ़ेंगे अपन। तो मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। मत्स्य प्रदेश, जब अपन राजस्थान का एकीकरण भी पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था मत्स्य प्रदेश का, जिसमें ABCD से अपन याद रखते हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये चार जिले वर्तमान में शामिल है। तो मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में हुआ है, जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। पहले क्या था? जयपुर, अलवर, भरतपुर तक विस्तृत था। और मत्स्य प्रदेश की आप राजधानी याद रखना, वहां का मत्स्य प्रदेश का राजा था विराट। तो उसने अपने नाम पर क्या नाम रखा? राजधानी का नाम रखा विराटनगर। इसकी राजधानी कौन सी थी मत्स्य प्रदेश की? तो वो राजधानी थी विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र, भरतपुर का जो मथुरा क्षेत्र से उससे सटे हुए क्षेत्र, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन राज्य में शामिल थे। ये भी एक प्राचीन राज्य था। सूरसेन भी क्या था? एक प्राचीन राज्य थे, जिसके पास क्या है, भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए, मथुरा पड़ता है यूपी में, उसके जो सटे हुए धौलपुर और करौली थे, वो सारे के सारे भाग किसमें जाते थे? सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। ये भी एक प्राचीन राज्य था। महाभारत में भी इसका उल्लेख मिलता है। तो महाभारत में किसका मिलता है? मत्स्य प्रदेश का और सूरसेन का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं भौगोलिक विशेषता के आधार पर नामित कुछ अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं। माही नदी के आसपास, ये याद रखना, ये भूगोल का है, लेकिन माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, प्रतापगढ़ का जो भूभाग है, उसे कहा जाता है कांडल। उसको क्या कहा जाता है? कांडल। कौन सा? माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग, याद रख लेना, प्रतापगढ़ का जो भूभाग है उसको कहा जाता है कांडल, क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे कांठे पर स्थित था। 56 गांवों का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य के भूभाग को छप्पन का मैदान कहा जाता है। एक कहा जाता है छप्पन का मैदान, एक है छप्पन की पहाड़ियां। तो जो छप्पन का मैदान है, वो है प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग है, उसको कहा जाता है छप्पन का मैदान। और छप्पन की पहाड़ियां हैं वो है जालोर और बाड़मेर। जालोर और बाड़मेर क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है छप्पन की पहाड़ियां। और ये छप्पन का मैदान, यहाँ पे बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच 56 गांवों की भूमि भी कहा जाता है, तो वो नाम पड़ गया छप्पन का मैदान। तो अपन ने सबसे पहले क्या देखा था? जंगल प्रदेश, नागौर और बीकानेर के मध्य का भाग। मांड, मांड है वो है अपने, थोड़ा इसको जूम करके देख लेते हैं एक बार के लिए, ये क्लियर नहीं दिखेगा। जंगल, जंगल है वो है बीकानेर और नागौर। मांड जैसलमेर अपन ने देख लिया था। मरु जोधपुर संभाग का क्षेत्र में फैला हुआ मरुस्थल। मारवाड़ भी देख लिया था, जोधपुर अपन ने। तो यहाँ पे लिख रखा है मेवाड़। मेवाड़ तो ये उदयपुर, राजसमंद, वो सारे जिले आ जाते हैं। और ये यहाँ पे साफ क्लियर दिख नहीं रहा है। ये ढूंढाड़ प्रदेश, मेवात प्रदेश, मेवात ये मध्य मत्स्य प्रदेश, एक ही बात है। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? मेवात में आ जाती है। मुख्य रूप से मेवात में पूछा जाए तो वो होते हैं अलवर और भरतपुर, अलवर और भरतपुर। और ऊपर माल, देसरो, हाड़ौती, ये इसमें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चारों जिले आ जाते हैं। और बागड़ में आ जाते हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा आ जाते हैं। तो ये अपन को क्या है, थोड़े एक बार के देख लिया अपन, इनको नीचे डिटेल में देख लेते हैं। अब अपन जब नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ से देख लेते हैं। यहाँ से अपन देख लेते हैं भैंसरोडगढ़ से लेकर, भैंसरोडगढ़ पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, और बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा में। बिजोलिया किसान आंदोलन आपने पढ़ा होगा। और भैंसरोडगढ़ पड़ता है, वो पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। संबल नदी का प्रवेश होता है वो भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ से होता है। तो भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल का पठार नाम से जाना जाता है। यहाँ का क्षेत्र है वो पठारी, जहाँ पे पठार पाए जाते हैं, तो इसके कारण इसको क्या कहा जाता है? ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है, पहाड़ियों की अधिकता के कारण इसको क्या कहा जाता है? गिरवा। गिरवा पूछा जाए तो गिरवा क्या है, ये आप भूगोल पढ़ोगे तो उसमें गिरवा का मतलब आएगा उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां। उदयपुर के चारों ओर तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं, उनको कहा जाता है गिरवा। गिरवा कहलाता है। और ये देख लिया अपने भैंसरोडगढ़ से बिजुलिया तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? ऊपरमाल का पठार। और उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? गिरवा। और एक साथ साथ में आप यहाँ से यही भी याद रख लेना, भाकर। भाकर है वो है सिरोही की तीखी ढाल वाली, सिरोही की जो तेज ढाल वाली पहाड़ियां हैं उनको कहा जाता है भाकर। तो ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं जैसलमेर का प्राचीन नाम। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या था? मांड था। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र है वो बागड़ क्षेत्र कहलाता है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ का जो क्षेत्र है वो भी हाड़ौती प्रदेश के नाम से जाना जाता है। सीकर झुंझुनू शुरू का नाम क्षेत्र है वो शेखावटी प्रदेश कहलाता है। सीकर झुंझुनू व शुरू का जो क्षेत्र है वो शेखावटी प्रदेश कहलाता है। तो अपन के एक बार के लिए सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं, तो वो तो अपना धीरे धीरे पढ़ते जा रहे हैं, आगे आगे क्लियर होता जा रहा है। इसके बाद अपन देख लेते हैं इतिहास का काल विभाजन।
इसमें क्या है कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं इनमें से अपने लिए एक भी चीज़ काम की नहीं है। मगर अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम वेस्ट है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें से ये क्या है, आरएएस लेवल की चीज़ें हैं जो कि अपने पूछी ही नहीं गई आज तक, तो फिर अपन पढ़ के क्या फ़ायदा। यहाँ से जो जो पूछी जाती है वो मैंने हाईलाइट कर रखी है। राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है। राजस्थान का एक बड़ा भाग मरुस्थल है, 61.11% भाग है वो मरुस्थल है। किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था, जिसे तैतीस सागर कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे अपन अपने आप जो मरुस्थल है, जहाँ पे अपने क्या है, मरुस्थल है, मरुस्थल की जगह पर पहले क्या था, समुद्र था। मरुस्थलीय मिट्टी है, खारी मिट्टी है, तो समुद्र भी खारा होता है, तो यहाँ पे समुद्र था। जहाँ आज मरुस्थल है वहाँ पे समुद्र था, जिसे तैतीस सागर कहा जाता था। लेकिन इसकी कहानी क्या है वो आगे अपन देख लेते हैं। क्या कि श्री राम ने जब लंका की तरफ जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र में रास्ता बनाने के लिए, समुद्र ने जब उनकी बात नहीं मानी तो उन्होंने एक धनुष बाण निकाल लिया था, जिसकी वजह से क्या है, समुद्र देव बाहर निकले और फिर प्रार्थना की कि प्रभु मैं आपको रास्ता दे रहा हूँ, आप ये मेरे पे मत चलाइए। तब श्री राम, वो क्या अमोघ अस्त्र था, तो उसमें क्या है, उसको एक बार निकाल लिया तो उसको एक बार चलाना ही पड़ेगा। तो उन्होंने अपने इस राजस्थान की तरफ चलाया और यहाँ पे जो तैतीस सागर था वो मरुस्थल में बदल गया। ये आगे अपन देख लें। राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वानों की मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व इस मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था और सरस्वती तथा दृष्टवती नदी, सरस्वती और दृष्टवती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी। कौन कौन सी नदियां? सरस्वती तथा दृष्टवती नदियां। जो नदियां थी वो क्या है, अब सरस्वती नदी किसे कहा जाता है, जो गग्गर नदी है, गग्गर नदी के भाग को भी सरस्वती नदी कहा जाता है, याद रखना। और इस लूणी नदी का जो प्राचीन नाम मिलता है वो भी सरस्वती नदी मिलता है। वो जियोग्राफी की चीजें हैं, लेकिन अपन यहाँ पे देख लेते हैं। जो कि सरस्वती तथा दृष्टवती नदियां इस समुद्र में आकर गिरती थी, ये आप थोड़ी बहुत याद रख लेना। इसके बाद में ये सारी चीजें अपने लिए एक भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन आ जाते हैं उत्तर नवपाषाण का। अब यहाँ से जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो सारी चीजें देखेंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अपन पढ़े। अब देख लेते हैं उत्तर नव या पाषाण काल। इसमें अपन क्या देख लेते हैं कि भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर नव पाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ था। भारत के बाकी भागों में हुआ था, उसी तरह क्या है, राजस्थान के कुछ भागों में भी उत्तर नव पाषाण काल का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। अब देखो, अजमेर हो गया, अजमेर के पास में है जयपुर, जयपुर देख लिया अपन ने। मेवाड़ का देखेंगे तो उदयपुर, चित्तौड़, ये सारी चीजें आ जाएगी। और नागौर अपने राजस्थान का सबसे मध्य जिला हो गया। और जोधपुर, ये मारवाड़ का जो संभाग है वो जोधपुर हो गया। फिर सीकर, झुंझुनू ये अपने शेखावाटी के ले लेंगे। तो ये जो स्थान है, आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण बते हुए हैं। इन जिलों के कुछ भूभागों से क्या है कि उत्तर नवपाषाण काल के सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, ये देख लिया। अब राजस्थान में धातु काल देख लेते हैं। राजस्थान में, इसमें तो नॉर्मल चीजें वो देख ली, राजस्थान में धातु काल देख लेते हैं। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान के भी अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण व ताम्र काल के अवशेष मिले हैं, ये देख लिया अपने। राजस्थान के अनेक स्थानों से किसके अवशेष मिले? ताम्र पाषाण व ताम्रकाल, यानी कि तांबे के बर्तन, तांबे की जो चीजें मिली हैं वो मिली है अपने धातु काल में कहलाती है। जो तत्कालीन युग में राजस्थान के मानव के सांस्कृतिक विकास पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। राजस्थान की, अब अपने लिए जो चीज याद रखने वाली वो ही है, राजस्थान की ताम्रकालीन संस्कृति के प्राचीन स्थलों में, राजस्थान के जो ताम्रकालीन, जहाँ पे तांबे की चीजें मिली है, उन स्थानों में कौन कौन सी सभ्यताएं शामिल है? तो गणेश्वर सभ्यता जो कि पड़ती है सीकर में, गणेश्वर सभ्यता कहाँ पड़ती है? सीकर में। वो कालीमंगा हनुमानगढ़ वाली, किलू, किलुंड, गिलुंड है जो कि है राजसमंद में, गिलुंड का है राजसमंद में। कौन कौन सी देखो, गणेश्वर कहाँ पड़ती है? गणेश्वर पड़ती है सीकर में। कालीमंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। गिलुंड कहाँ है? राजसमंद में। आहड़ व झाड़ोल कहाँ है? वो है उदयपुर में। पिंड पांडलिया है, ये है चित्तौड़ में। और कुराड़ा जो है नागौर में। और साबड़ियाँ व पुंगल है वो है बीकानेर में। तो आपको कौन कौन सी याद रखनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इसमें आप, एक तो गणेश्वर आपको याद होनी ही चाहिए, कहाँ पे है? सीकर में। कालीबंगा आपको याद होनी ही चाहिए, कहाँ है? हनुमानगढ़ में। राजस्थान की अगर सभ्यता पढ़ रहे हो तो कालीबंगा के बारे में नहीं जानते हो तो फिर आपने सभ्यता पढ़ी ही नहीं है। तो कालीबंगा ये है हनुमानगढ़ में, गिलुंड है ये राजसमंद में। इसके बाद अपने पास हम सभ्यता ही पढ़नी है अपन को। तो ये हो गया, गिलुंड है राजसमंद में, आड़ व झाड़ोल है वो है उदयपुर में। और पिंड पांडलिया ये है चित्तौड़गढ़ में। और कुरांडा है वो है नागौर में। और साबड़ियाँ व पुंगल है वो बीकानेर में। नंदलालपुरा, किराड़ोद व सीतपुड़ी ये पड़ती है जयपुर में। ये कि एलाना याद रख लेना, एलाना जालौर में। और बूढ़ा पुष्कर ये तो याद होनी ही चाहिए, अजमेर में। और कोल माहौली ये सवाई माधोपुर में। मल्लाह ये भरतपुर में।
तो ये सारी सारी सभ्यताएं किसकी है? तो राजस्थान में धातु काल के जो जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं इन सभ्यताओं से। ताम्र पाषाण व ताम्रकालीन के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं इन सभ्यताओं से मिले हैं अपने। इसके बाद अपन देख लेते हैं लोह काल। इसके बाद देख लेते हैं लोह काल। राजस्थान में लोह भरतपुर, लोहे की चीजें, जहाँ से लोहे की चीजें मिली है वो देख लेते हैं। लोहे की चीजें कहाँ से मिली है? राजस्थान में नौ नौ सभ्यता पड़ती है भरतपुर में, वहां से जोधपुरा। अब देखो एक बार, अब पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था, पीछे जो सीटी में क्वेश्चन आया था वो था जोधपुरा सभ्यता किस जिले में है? अति, उसमें ए ऑप्शन क्या दे रखा था पता है? ए ऑप्शन दे रखा था जोधपुर। जोधपुर, उसके बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद में दे दिया एक अपने ये बाड़मेर, और चौथा दे दिया जयपुर। एक भी बंदा ऐसा नहीं था जिन्होंने नहीं पढ़ रखा था वो एक भी जयपुर नहीं गया था। जयपुर मतलब जयपुर टिक नहीं करा था, जबकि है जयपुर में। जोधपुरा नाम देखते ही अधिकतर बच्चों ने जोधपुर क्वेश्चन राइट करा था, जबकि सबके गलत हुआ था। तो याद रखना ना, जोधपुर है, जोधपुरा जो सभ्यता है वो है जयपुर में। नौ का है, नौ है भरतपुर में, जोधपुर है जयपुर में। सोनारी, सोनारी और गणेश्वर दोनों पास पास में है। गणेश्वर है सीकर में, सोनारी है झुंझुनू में। और रेड आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेड एटॉक में आदि स्थानों से लोक संस्कृति के समय के अनेक हथियार और उपकरण मिले, तो ये किस में आ गए? लोह काल में आ गए। इसके बाद अपन देख लेते हैं जोधपुरा तथा सोनारी। जोधपुरा जयपुर में, सोनारी पड़ती है झुंझुनू में। झुंझुनू में से लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले। कहाँ से मिले? जोधपुरा तथा सोनारी सभ्यता। कौन कौन सी? जोधपुरा तथा सोनारी सभ्यताएं, उनके क्या, इन सभ्यताओं से क्या है? लोहे को गलाने की भट्टियां, लोहे को गलाने की जो भट्टियां हैं, और जब लोहे को गलाएंगे तभी तो अपन उसको मोड़ पाएंगे। तो इधर उधर मोड़ते हैं तो वहां से अस्त्र शस्त्र के तथा उपकरण बनाने के कारनामे कारनामे भी मिले, कारखाने भी मिले हैं। ठीक है, किस किस के? एक तो जोधपुर तथा सोनारी से क्या है? लोहे को गलाने की भट्टियां और अस्त्र शस्त्र तथा उपकरण बनाने के कारखानों के अवशेष मिले हैं। रेड, रेड को तो लोह सामग्री की प्रशुद्धता के कारण राजस्थान के टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। किसको? रेड सभ्यता जो कि टोंक में है उसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का टाटा, राजस्थान के टाटा नगर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं लोह काल के पश्चात। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी सलेटी रंग की चित्रित, राजस्थान में क्या है? सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड, जिन पे चित्र किए गए हैं वो मृद भांड है। संस्कृति का जो उदय हुआ था, इस संस्कृति के अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं विराटनगर व जोधपुरा, जो कि जयपुर में, और सोनारी नौ आदि से मिले हैं। लोह काल के पश्चात भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड, सीधा सीधा पूछा जाएगा, सलेटी रंग की चित्रित मृद भांड के अवशेष मिले हैं। ये क्वेश्चन दे देगा, नहीं से ऑप्शन दे देगा। तो आपको जो याद रखना है वो याद रखना है। इसके अवशेष है वो है एक तो विराटनगर। विराटनगर कहाँ है? विराटनगर ये बैराठ, जैसे वर्तमान में बैराठ कहा जाता है, जो कि जयपुर में था, अब कोटपुतली बैरोड में चला गया है। विराटनगर व जोधपुरा सभ्यता है वो जयपुर में, सोनारी सभ्यता जो झुंझुनू में, नौ सभ्यता है वो भरतपुर आदि स्थानों से मिले हैं। तो ये अपन को याद रखना था। इतना पढ़ने के बाद अब अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं आराम से बैठे बैठे देखिए, लिखनी एक भी चीज़ नहीं है, बस ध्यान से सुनना है। सारी चीज़ें आपके क्या है? याद होती जाएगी। जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें याद करनी है अपन को। इसके बाद अपन देख लेते हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान की जो जो प्राचीन सभ्यताएं अपन ऊपर नाम देखें उन सारी चीज़ों को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले अपन राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं में पढ़ेंगे कालीबंगा। कौन सी पढ़ेंगे? कालीबंगा। इसका कालीबंगा का अर्थ होता है वो होता है काली सूढ़ियाँ। बंगा का पंजाबी ये बंगा जो शब्द है ये पंजाबी शब्द है, इसका अर्थ होता है सूढ़ी, सूढ़ियाँ। तो कालीबंगा यानी कि काली सूढ़ियाँ हो गया। प्राचीन, प्राचीन काल में दृष्ट दंती और सरस्वती नदी घाटी, जिसे वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र कहा जाता है। ये अपन ने पहले भी देखा था कि मरुस्थल में आकर कौन कौन सी नदी, अगर मरुस्थल में जो समुद्र था तैतीस सागर, उसमें कौन कौन सी नदी आकर गिरती थी? तो एक दृष्ट दंती और दूसरी थी वो सरस्वती नदी घाटी। वर्तमान में घग्गर नदी का क्षेत्र कहलाता है। ये सारी चीजें जो सरस्वती नदी है इनको क्या है? वर्तमान में घग्गर नदी कहा जाता है। क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता की विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता जो कि भारत की है, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये भारत के इतिहास में आती है। तो हड़प्पा सभ्यता है उससे भी प्राचीन कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। यहाँ पे जब खोजा तो ये हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता की खोज हुई थी, वो हुई थी कालीबंगा। राजस्थान के ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ये सभ्यता आज के दौरान 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। देखो, सरस्वती नदी हनुमानगढ़ जिले में है, 6000 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मानी जाती है। ये हो गया कंप्लीट।
इस स्थल का कालीबंगा नाम यहाँ से खुदाई के समय दौरान प्राप्त काली सूढ़ियों के कारण पड़ा है। यहाँ पे क्या है, खुदाई के दौरान जब खुदाई हो रही थी तब यहाँ से काली सूढ़ियां मिली थी, इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया कालीबंगा। काली सूढ़ियों के कारण पड़ा है क्योंकि पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है सूढ़ी। पंजाबी भाषा में बंगा का अर्थ होता है सूढ़ी। सर्वप्रथम 1952 में, अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर्वप्रथम 1952 याद रख लेना, 1952 में अमलानंद घोष, अमलानंद ए के घोष भी, इसको ए एन घोष भी कहा जाता है, अमलानंद घोष आप याद रख लेना। 1952 ईस्वी में अमलानंद अमलानंद घोष ने इसकी खोज की और तत्पश्चात 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर द्वारा यहाँ के उत्खनन कार्य किया गया। खोज किसने की, कालीबंगा की सभ्यता की खोज कब और किसने की, तो 1952 में अमलानंद घोष ने इसकी क्या करी थी, खोज की थी। और इसका उत्खनन कार्य किया था, वो किया था इसके 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद में, यानी कि 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था। और ऑप्शन में भी यही नाम मिलेंगे आपको, उत्खनन और खोजकर्ता आप अलग अलग से याद रख लेना। उत्खनन में इस सभ्यता के 5 स्तर सामने हैं, सीधा सीधा याद रख लेना, 5 स्तर। कालीबंगा के उत्खनन के समय कितने स्तर सामने आए हैं, तो आए हैं 5 स्तर सामने आए। प्रथम 2 स्तर जो हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है, प्राचीन 2 ऐसे हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। और तीसरा, चौथा व 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समकालीन है। जो तीसरे, चौथे और 5वें स्तर की जो सामग्री मिली है, 5 स्तर है, 5 स्तर में से 2 स्तर जो पहला और दूसरा है, वो दोनों तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन है। और तीसरा, चौथा और 5वें जो स्तर की जो अपन को चीजें मिली है, वो क्या कहाँ पे मिली है, वो मिली है इसके समकालीन, हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मिली है। तो ये 5वें स्तर की सामग्री हड़प्पा सभ्यता की सामग्री के समान और समकालीन है। इस आधार पर कालीबंगा की सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया, एक प्राक हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता से भी प्राचीन सभ्यता, दूसरी है हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी, तो हड़प्पा सभ्यता नाम दे दिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं, कालीबंगा सुव्यवस्थित रूप से बसा हुआ नगर है। मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयुक्त किया जाता था। क्या किया जाता था, मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर, मिट्टी की ईंटें बनाते थे जिन्हें धूप में पकाते थे, फिर उनका क्या करते थे, घर बनाने में कार्य करते थे। मकान बनाने में इनको क्या किया जा रहा था, काम में लिया जा रहा था। तो आपको याद रखना है कि मिट्टी की बनी मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर क्या किए जा रहे थे, घर बनाए जाते थे। उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। ये क्वेश्चन आया था अभी एलटीसी का जब एग्जाम हुआ था, तो उसमें क्या कथन और कारण में क्वेश्चन दिया था, बहुत खतरनाक क्वेश्चन दिया था। उसमें क्या क्या चीजें पूछी थी, पहले तो ये पूछ लिया मकान बनाने में मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर प्रयोग किया जाता था, क्लियर। उसके बाद में उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन बर्तन है जो कि क्या है, उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले और हल्के हैं। जो मिट्टी के बर्तन और भी अवशेष मिले हैं, वो क्या है, पतले और हल्के, बाहर में हल्के और साइज में क्या है, पतले। उनमें सुंदरता व सुडोलता का ये वाला ऑप्शन बच्चों ने गलत करा था। उनमें क्या था, बच्चों ने कहा कि इतनी चीजें मिली है, कालीबंगा तो इतनी बड़ी सभ्यता है, राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यताओं में वो गिनी जाती है, तो वहां पे क्या होगी, सुंदरता तो होगी होगी, लेकिन इसका आंसर था सुंदरता व सुडोलता का क्या था, अभाव था। इसमें बर्तनों की जो कलाकारी की जाती है उसमें क्या है, सुंदरता व सुडोलता का अभाव है। बर्तनों का रंग लाल है, बर्तनों का रंग कैसा है, लाल है, ये याद रख लेना। कालीबंगा से जो मिले हैं बर्तन, उनका रंग है वो है लाल, जिन पर काली एवं सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं, काली और सफेद रंग की। जैसे कि ये बर्तन है, इस पे बर्तन है, बर्तन पे क्या किया जा रहा है, ये बर्तन हो गया, बर्तन पे क्या है, ऐसे ये काली ये लाल, ये काली ये लाल। इसमें क्या, काली एवं सफेद, एक थी काली दूसरी थी सफेद, काली सफेद, ऐसे इस पे क्या की गई, लाइनें खींच के इसको गोलाकार आकार में बनाया गया है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची गई हैं। कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान से यहाँ के निवासियों की शवदाह पद्धतियों की जानकारी मिलती है। यहाँ पे जो शव दफनाते थे, यहाँ पे क्या किया जा रहा था, शव दफनाते थे कहाँ, कब्रिस्तान में, वो भी यहाँ से अवशेष मिले। एक बच्चे के, ये वाली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छिद्र मिले, एक बच्चे की खोपड़ी मिली है, उसके क्या है कि कंकाल अंदर की जो खोपड़ी हो उसमें क्या है, सछेद मिले, सछिद्र मिले, जिससे मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज का प्रमाण मिलता है। कि यहाँ पे क्या है कि मस्तिष्क से अगर कोई पीड़ित था तो उसकी क्या है, इलाज करने के अवशेष मिले हैं, कि मस्तिष्क शोध बीमारी के इलाज के अवशेष मिले, यानी कि खोपड़ी मिली है, तो यहाँ पे क्या कोई न कोई तो कार्य किया होगा मस्तिष्क से।
तो एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में 6 छिद्र मिले हैं, जिससे मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली व बेलनाकार मुंह जैसी चीजें मिली हैं। तो ये आप याद रख लेना कौन कौन सी। एक तो जो बर्तन मिले हैं वो क्या है, सुंदरता व सुडोलता का भाव है। मिट्टी की ईंटों को धूप में पकाकर यहाँ पे घर बनाए जाते थे। बर्तनों का रंग है वो लाल है, जिन पर काली व सफेद रंग की रेखाएं खींची जाती थी। यहाँ से एक चीज और अपन क्या है यहाँ खींची गई है, यहाँ से जुते हुए खेत के लक्ष्य मिले। और खेत कैसे जोते जाते थे, जैसे कि यहाँ ये जैसे बाजरा बो दिया, फिर जैसे कि मूंग मोट कोई चीज और फसल बोनी है तो उनको क्या ऐसे इस तरीके की खेती की जाती थी। क्या किया जा रहा था, इस तरीके की खेती की जा रही थी, जैसे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे ऐसे। तो इसमें अलग से फसलें, इसमें अलग फसलें, तो ये भी अपन देख लेते हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से जुते हुए खेत के क्या साक्ष्य मिले, ऐसा अनुमान है कि लोग एक ही खेत में 2 फसलें उगाते थे। ऐसे जैसे ये बाजरा उगा दिया और ऐसे खड़े कर लेते थे तो उसमें मूंग मोट बो लेते थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। 2 फसलें उगाते थे, कालीबंगा से मिले कब्रिस्तान में, ये हो गया अपने पास। एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में क्या कितने छेद मिले, 6 छिद्र की खोपड़ी मिलती है, जिससे क्या है कि यहाँ से संकेत मिलते हैं, अवशेष मिले हैं। तो इनसे पता चलता है कि यहाँ पे चिकित्सालय के कार्य भी किए जाते थे, शोध कार्य भी, शोध बीमारी के इलाज भी किए जाते थे। यहाँ से प्राप्त खिलौने, बैलगाड़ी, खिलौने में क्या है, बैलगाड़ी, हवन कुंड मिले, लकड़ी की नाली, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी की नालियाँ। यहाँ पे जो नालियाँ थी वो लकड़ी की नालियाँ मिली थी। और बेलनाकार मुंह और का हड़प्पा सभ्यता में अपना विशिष्ट स्थान। तो ये सारी चीजें किसकी विशेषताएं, ये अपने इसकी कालीबंगा सभ्यता की विशेषताएं, तो कि जो कि हड़प्पा सभ्यता में अपना क्या रखती है, विशेष स्थान रखती है। हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा जाता है, वो अपनी कालीबंगा सभ्यता को कहा जाता है। इसके बाद अपन देख लेते हैं आहड़ सभ्यता। इसके बाद अपन क्या कर लेते हैं, आहड़ सभ्यता। उदयपुर में आहड़ सभ्यता है कहाँ, उदयपुर में, उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी। पहली बात तो आहड़ सभ्यता सीधा सीधा पूछे कहाँ है, तो उदयपुर शहर में, उदयपुर से पास में बहने वाली आहड़ नदी। आहड़ नदी भी कहा जाता है इसको। और ये जब उदय सागर झील में गिर जाती थी, इसके बाद में इसको बेडस कहा जाता है। वो चीजें किसकी है, जियोग्राफी की। तो अपन जब भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ते हैं। आहड़ नदी या फिर आहड़ नदी के तट पर बसे हुए आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष सामने आए। उदयपुर शहर के पास बहने वाली आहड़ नदी। पहली बात तो आहड़ सभ्यता है कहाँ, उदयपुर में। इसके पास में कौन सी नदी बहती है, आहड़ नदी व आहड़, आहड़ व आहड़ नदी बहती है। किनारे पर बड़े आहड़ के उत्खनन के फलस्वरूप 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये कितने हजार वर्ष पूर्व है, 4000 वर्ष, 4000 वर्ष पुरानी है। ठीक है, तो ये अवशेष मिले हैं इसके। ये संविधा एक टीले के नीचे दबी हुई प्राप्त हुई है, जिसे धूल कोट यानी कि धूल का बना हुआ टीला। ये आप याद रख लेना, इसको अपन क्या रेड कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। धूल कोट काले, इसको इस संविधा को ये अपन है ना, इसको रेड कर लेते हैं, धूल कोट। आहड़ संहिता का और क्या नाम कहा जाता है, आहड़ संहिता का जो दूसरा नाम कहा जाता है वो है धूलकोट। कौन सा नाम है इसका, धूलकोट। तो ये अपने देख लिया। सर्वप्रथम 1953 में, 1953 में, ये याद रख लेना अपन, चीजें कौन कौन सी याद रखेंगे। एक तो ये कि आहड़ संहिता उदयपुर शहर में कौन सी नदी के किनारे, आयड़ नदी के किनारे। और इसका एक और नाम क्या मिलता है, अन्य नाम क्या है, तो वो है धूलकोट, यानी कि धूल यानी कि मिट्टी का टीला। मिट्टी का टीला कैसे कहा जाता है, आहड़ संहिता में। सर्वप्रथम 1953 में या अक्षय कीर्ति व्यास एवं उनके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं एस डी सांगलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। तो यहाँ पे उत्खनन सर्वप्रथम 1953 में। और कालीबंगा में उत्खनन कब हुआ था, 1961-62 में। 1952 में उसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी, अमलानंद घोष के द्वारा खोज की गई थी। तो इसमें क्या सर्वप्रथम 1953 में यहाँ अक्षय कीर्ति व्यास एवं उनके उसके बाद रतन चंद्र अग्रवाल एवं एस डी सांगलिया के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया था। तो ये अपने देख लिया। इस संविधा के लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे। कालीबंगा में तो काल मिट्टी की क्या थी, जो कच्ची ईंटें थी, जो कि धूप में पकाई जाती थी, उससे मकान बनाए जाते थे। और इस सभ्यता में लोग मकान बनाने में धूप में सुखाई गई ईंटों एवं पत्थरों का प्रयोग करते थे, दोनों में से है। आहड़ के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते हैं। अब देखो, वहाँ तो छह छिद्र वाली खोपड़ियाँ वगैरह वो विशेषता है, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो याद रख लेना। सर्वप्रथम 1963, ये देख लो, मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे। मृतक जो कोई भी व्यक्ति मर जाता था, अब जैसे वर्तमान में क्या हो रहा है, अपने यहाँ पे मारवाड़ क्षेत्र में ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके जो शरीर पे आभूषण होते हैं, कानों में, नाक में, कुछ भी, तो वो सारे के सारे क्या किए जाते हैं, आभूषण निकाल लिए जाते हैं।
लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि मृतकों को ज्ञान और आभूषण के साथ ही दफना देते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थन होने के का प्रमाण है। उत्खनन में मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं। मिट्टी के बर्तन क्या है? सर्वाधिक मिले हैं, जो ऐड को लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आड़ है वो क्या है? लाल काले मिट्टी के बर्तन, लाल काले मिट्टी के जो बर्तन मिले हैं वो मिले हैं कहाँ से? आहार सभ्यता से। लाल काले मिट्टी के बर्तन वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। आड़ का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी। आड़ का दूसरा नाम क्या है? ताम्रवती नगरी है, यह याद रखना। यहाँ तांबे के औजारों एवं उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण रखा गया है। उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई सफाई व्यवसाय से उन्नत होने का अनुमान भी लगाया जाता है कि यहाँ पे रंगाई सफाई का व्यवसाय भी होता था। तो ये सारी चीजें अपन ने किस में देख ली? आयड सभ्यता में देख ली। इसके बाद अपन देख लेते हैं गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता कहाँ है? राजसमंद जिले में। किस नदी के किनारे? तो बनास नदी के किनारे। दो टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आयड संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में आई, जैसे बनास संस्कृति के नाम से भी पुकारा जाता है। गिलुंड सभ्यता है वो राजसमंद जिले में है, बनास नदी के किनारे है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। 1957 से 58 में बीबी लाल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य किया गया। तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे और शिंदे जहाँ पे है वो क्या है? पूना वाले लोगों के पीछे लगता है शिंदे। पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गैगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। तो ये उत्खनन कार्य करने वाले कौन कौन से थे? कब हुआ था? तो 1998 से 2003 में हुआ था दोबारा। इससे पहले पूछा जाए तो 1957 से 58 ईस्वी में बीबी लाल थाल के, सीधे सीधे यही पूछा जाता है 1957-58 में बीबी लाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया था। और दोबारा पूछा जाए तो सीधा सीधा क्वेश्चन देके पूछेगा 1998 से 2003 के मध्य पूना के किन कौन कौन से थे? तो पूना के डॉक्टर वी.एस. शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर गैगरी पोसन के निर्देशन में यह उत्खनन किया गया था। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे क्या? तांबे की चीजों के अवशेष मिले हैं, ये देख लिया। जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व में निर्धारित किया गया, लेकिन इनको छोड़ दें। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले। गिलुंड सभ्यता है, यहाँ से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन। सबसे पहले सादा, उसके बाद काले, सादे और काले हो गए। और काले के साथ अपन लाल याद रख लेंगे, लाल के साथ अपन क्या? भूरा याद रख लेंगे। सफेद, काला, लाल और भूरा। इनके साथ साथ क्या है? पॉलिशदार, जहाँ पे इन पे क्या है? अलग अलग तरह की कलाकारी की गई थी, वो पॉलिशदार भी बर्तन यहाँ से मिले। तो कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कहाँ से? गिलुंड सभ्यता से। सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल और काले, ये अपन ने देख दिया। भूरे के बाद लाल और काले बर्तन चित्रित मर्दभांड उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां। अब देखो ये बर्तनों के कलर अपन ने देख लिया। और चित्रित मर्दभांड में, चित्रित जो मर्दभांड है उनको जिन पे जो चीज कलाकारी की गई है, जो चित्रित अंकित किए गए हैं, उनमें ये अपन देख लेते हैं। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने हो गए। पत्थर की गोलियां हो गई। एवं हाथी दांत की सूढ़ियां, हाथी दांत की क्या है? सूढ़ियों के अवशेष भी मिले हैं। आहार में पक्की ईंटों, आग में पकी हुई ईंटें। आहार सभ्यता है उसमें क्या है? पक्की ईंटें। इससे पहले अपन ने जो जो चीजें देखी थी ये देख लेते हैं एक बार। उत्खनन में मिट्टी के खिलौने मिले हैं, पत्थर की गोलियां मिली हैं एवं हाथी दांत की सूढ़ियां मिली हैं, अवशेष मिले। आहार में पक्की ईंटों, आग में पकी हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ था, जबकि गिलुंड में क्या हुआ था? इनका प्रचुर उपयोग होता था। यहाँ पे क्या किया जाता था? आग में ईंटें कहाँ पकाई जाती है? आग में पकाई जाती है। तो यहाँ पे क्या है? ये जो अपनी गिलुंड सभ्यता है इसमें ये शुरुआत हो गई थी, जिसमें क्या है? पक्की ईंटों उपयोग में लेने लग गए थे लोग। तो ये देख लिया अपने। इसके बाद अपन देख लेते हैं बागोर सभ्यता है कहाँ? भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। वी.एन. मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 तक इसका क्या किया था? उत्खनन करता कौन थे? उत्खनन इसमें सीधा नाम पूछा जाएगा, सन नहीं पूछा जाएगा। तो बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में, कोठारी नदी किनारे, और वी.एन. मिश्र के निर्देशन में क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था। उत्खनन के दौरान यहाँ प्राकृतिक काल की सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो 4 से 5,000 ईसा पूर्व के माने जाते हैं। यहाँ से बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं, जो इस सभ्यता के निवासियों के आंखें टक यानी कि शिकारी होने को प्रमाणित करते हैं। बागोर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें
सेध वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। जो अब सेध वाली सुई आती है जिसके लास्ट में इतना सा सेध होता है यहाँ पे, तो इस सेध वाली सुई क्या है कि यहाँ की सबसे प्रसिद्ध है। तो ये सीधा सीधा पूछा जाता है सेध वाली सुई किस संहिता से संबंधित है, तो वो कौन सी, अपनी बागोर संहिता। यहाँ से कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर मध्य पाषाण कालीन संहिता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। तो ये देख लिया। इसके बाद अपन देखेंगे गणेश्वर संहिता। कौन सी संहिता, गणेश्वर संहिता। तो अब अपन देखेंगे गणेश्वर संहिता। तो गणेश्वर संहिता जो है अपन ने देखा था पहले सोनारी संहिता और दोबारा देखा था गणेश्वर संहिता। सोनारी संहिता थी वो थी झुंझुनू में, और गणेश्वर संहिता है वो है नीम का थाना सीकर में। कहाँ है, नीम का थाना सीकर में है। इसके किनारे नदी कौन सी बहती है, तो कांतली नदी, ये याद रख लेना। कांतली नदी के उद्गम पर स्थित ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है। गणेश्वर संहिता है वो है ताम्र युगीन, क्योंकि यहाँ पे तांबे की चीजें मिली हैं। रतन चंद्र अग्रवाल के निर्देशन में हुए उत्खनन से उत्खनन का जो कार्य किया है, उत्खनन का वो करा है रतन चंद्र अग्रवाल ने। और यहाँ से 2800 ईसा पूर्व की संहिता के अवशेष मिले हैं। गणेश्वर से अत्यधिक मात्रा में तांबे के आयुध व उपकरण मिले हैं जो इस ताम्र युगीन संहिता में प्राचीनतम सिद्ध करते हैं। यहाँ पे क्या तांबे की ज्यादातर चीजें मिली है, वो मिली कहाँ से, गणेश्वर संहिता से मिली है। यहाँ से 99% क्या मिला, तांबा मिला है। तांबे की प्रचुर प्राप्ति हुई है। यहाँ से जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें कृपण वर्णी मर्द पात्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, कृपण वर्णी मर्द पात्र कहते हैं इनको। ये बर्तन काले व नीले रंग के होते हैं। ये बर्तन क्या होते हैं, काले व नीले रंग के होते हैं, रंग से सजे हुए हैं। गणेश्वर भारत की ताम्र संहिताओं की जननी कहा जाता है। याद रख लेना ये चीज। गणेश्वर जो है कि भारत की जो ताम्र युगीन संहिता है उनकी क्या कहा जाता है, इसको जननी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ताम्र संहिताओं की जननी कहा जाता है। किस संहिता को, गणेश्वर संहिता को। ये कहाँ पे, गणेश्वर संहिता है जो कि है नीम का थाना सीकर में। और इसके किस नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। इसका उत्खनन कार्य किसने करा है, इसका उत्खनन कार्य करा है वो है रतन चंद्र अग्रवाल। जो जो सवाल बनते हैं अपन उनको क्या कर लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं सारी चीजों को। एक तो कहाँ पे, ये सीकर में है, तो ये अपन ने सीकर का कर लिया। और कौन सी नदी के किनारे है, तो ये है कांतली नदी के किनारे। और इसका उत्खनन कार्य किसने कराया, तो वो कराया रतन चंद्र अग्रवाल ने। ये देख लिया। और 28 ईसा पूर्व की संहिता के अवशेष मिले, ये देख लिया अपने। अधिक मात्रा में तांबे के अवशेष मिले और 99% यहाँ की तांबे की चीजें मिली हैं, ये तो अपन ने देख लिया। और यहाँ से मिट्टी के जो बर्तन प्राप्त हुए हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कृपण वर्णी मृद पात्र। क्या कहा जाता है, कृपण वर्णी मृद पात्र कहते हैं इसको। ये बर्तन किस रंग के होते हैं, ये बर्तन होते हैं काले व नीले रंग के सजे हुए होते हैं। और गणेश्वर जो संहिता है वो है भारत की ताम्र संहिताओं की जननी माना जाता है इसको। ये देख लिया। अब देख लेते हैं अपन अन्य महत्वपूर्ण प्राचीन संहिताएं। तो वो कौन कौन सी है, वो चीजें अपन देख लेते हैं। एक है भीनमाल संहिता। भीनमाल संहिता कहाँ है, जालोर में की संहिता, एक महत्वपूर्ण संहिता है। और जिसका उत्खनन कार्य करा है वो करा है आर.सी. अग्रवाल ने। किसने करा है, आर.सी. अग्रवाल ने करा है। और यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र व एक यूनानी सुराही मिली है। क्या मिला है, एक रोमन एम्फोरा सूरा पात्र, एम्फोरा यानी कि सूरा पात्र, एवं यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करता है। और भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि भीनमाल का प्राचीन नाम में वो है श्रीमाल। क्या नाम है, श्रीमाल हो गया। और भीनमाल संहिता है कहाँ पर, तो जालोर में है। और इसका उत्खनन कार्य किसने कराया, वो कराया आर.सी. अग्रवाल ने। और यहाँ से रोमन एम्फोरा एवं एक यूनानी सुराही मिली है जो कि क्या है, इसके विदेशी व्यापार केंद्र होने के कारण को पुष्टि करती है। ठीक है, ये देख लिया। इसके बाद इसका सीधा सीधा जिला ही पूछा जाता है। इस प्रकार ईसवाल उदयपुर, ईसवाल संहिता किस जिले में स्थित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आंसर होता है अपना उदयपुर। से प्राक ऐतिहासिक कालीन संहिता के प्रमाण मिले, यहाँ से समृद्ध लोह युगीन, ये सारी चीजें हैं। तो अपन को सीधा सीधा एक ही चीज याद रखनी है, ईसवाल संहिता किस जिले में है, तो वो उदयपुर जिले में स्थित है। प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट जयपुर, मत्स्य जनपद था, इसमें स्थित बैराट जयपुर की बोचक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा संहिता एवं मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा संहिता एवं मौर्य काल के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बैराट का है जयपुर की बोचक पहाड़ी, भीम की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा संहिता व मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए हैं। तो इसका उत्खनन कार्य किसने कराया, वो कराया दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ ने। बैराट से एक गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बैराट के समीप
अशोक का भाम्रू अभिलेख प्राप्त हुआ है, जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बैराट के समीप, बैराट संहिता है, उसके समीप अशोक का भाम्रू अभिलेख, अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ, उसका नाम है भाम्रू अभिलेख, जो अशोक के बौद्ध धर्म का, अशोक अशोक जो था, अशोक सम्राट, वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसका जो पुख्ता सबूत मिलता है वो कहाँ से मिलता है? भाब्रू अभिलेख से मिलता है। बालातल संहिता, सीधा सीधा जिला पूछा जाता है। बालातल उदयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित संहिता है वो है बालातल में प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन, ये उत्खनन वाला और ये जिला तो पूछा ही जाता है। तो बालातल संहिता किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। इसका उत्खनन के कार्य किसने करा है? तो प्रोफेसर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन संहिता प्रकाश में आई है। इस संहिता का संपर्क हड़प्पा संहिता से होने का पुख्ता प्रमाण प्राप्त होता है। इस महत्वपूर्ण संहिताओं के अतिरिक्त हमें रंगमहल, अब जो सीधे सीधे जिले पूछे जाएंगे इन संहिताओं के, जो नीचे आ रहे हैं। रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में। ओजियाना भीलवाड़ा में। नगरी कहाँ है? चित्तौड़ में। और बरौर गंगानगर में। तिलवाड़ा बाड़मेर की ये तो पूछी जाती है, मल्लीनाथ जी जब पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें पढ़नी पड़ेगी। जोधपुरा जयपुर में। सुनारी झुंझुनू में। न्हौ भरतपुर में। नगर टोंक में। आदि प्राचीन संहिताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए हैं। तो ये संहिताएं हैं और इनका जिले के नाम अपन को याद रखना है। इसके बाद अपन देख लेते हैं राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार। हड़प्पा सभ्यता के पतन, हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हो गया था 1800 ईस्वी पूर्व के आसपास, 1800 ईसा पूर्व के आसपास के बाद भारतीय इतिहास में वैदिक सभ्यता का समय प्रारंभ होता है। जैसे ही हड़प्पा सभ्यता का पतन हो जाता है तब वैदिक सभ्यता का क्या होता है? समय प्रारंभ होता है। इस सभ्यता के बारे में जानने का प्रमुख स्रोत है वो है चार वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये हो गया, इसलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। राजस्थान में इस सभ्यता के अवशेष में अनूपगढ़, तरखानवाला, डेरा व शक 64 से मिले हैं। राजस्थान में जो अपने ये वैदिक सभ्यता है इसके जो अवशेष मिले हैं वो मिले हैं, एक तो अनूपगढ़ जो कि श्री गंगानगर में पड़ता है, तरखानवाला, डेरा व शक 64 से मिले हैं अपन को। दूसरा, महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों का उल्लेख मिलता है। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध, ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ पे अपन राजस्थान में आज वर्तमान में 61.11% भूभाग पर मरुस्थल है, वहाँ पे पहले क्या होता था? समुद्र हुआ करता था जिसे कहा जाता था तैतीस सागर, जिसे तैतीस सागर कहा जाता था। उसकी जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख रखी है कि राम रावण युद्ध के समय दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया। जब राम जा रहे थे सीता माता के पास श्रीलंका, तब क्या है कि बीच में जो समुद्र था उसने क्या करा था? रास्ता नहीं दिया था। उस पर क्या है कि वो सेतु बनाने नहीं दिया, सेतु यानी कि बांध, ये बनाने नहीं दिया था, स्वीकार नहीं किया। तो भगवान राम ने उसे भयभीत करने के लिए खींचा हुआ अपना अमोघ अस्त्र, उस अस्त्र का नाम था अमोघ अस्त्र, राजस्थान की ओर ही फेंका था, जिससे यहाँ समुद्र के स्थान पर मरुस्थल हो गया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। यद्यपि आप आज वैज्ञानिक युग में इस कथा को स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित थे, ये तो प्रमाणित है। तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अपन देख लेते हैं महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल प्रदेश कौन कौन सा? बीकानेर, नागौर का क्षेत्र, बीकानेर और नागौर का क्षेत्र है उसे जंगल प्रदेश कहा जाता है। कौरव पांडव राज्य के अधीन था। कौरव और पांडव थे, उनका जो राज्य था उसके अधीन था अपना, कौन सा? जंगल प्रदेश। मत्स्य राज्य उनका मित्र या अधीनस्थ राज्य था। मत्स्य जिसमें अपने आते हैं अलवर भरतपुर, वो वाले क्षेत्र आते हैं। तो वो क्या था? इन कौरव पांडव राज्य का क्या था? या तो मित्र कह सकते हैं या फिर अधीनस्थ राज्य कह सकते हैं। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में ही व्यतीत किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की सहायता के लिए लड़ता हुआ मारा गया था। तो ये सारी चीज़ें देखनी थी, अपने ये देख लिया। अब ये बाकी की सारी चीज़ें ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा नहीं जाता, तो ये चीज़ें अपन छोड़ ही देते हैं, इनको पढ़ना है यानी कि टाइम वेस्ट करना है। अब अपन देख लेते हैं राजस्थान के जनपद। क्या देख लेते हैं? राजस्थान के जनपद। राजस्थान के जनपद देखने के बाद में ये राजपूतों की उत्पत्ति वाला टॉपिक पढ़ेंगे और इसके बाद में अपना क्या है? राजवंश हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। कौन से? राजस्थान के प्रमुख राजवंश। इससे पहले अपन को क्या क्या चीज़ें देखनी है तो वो अपन देख लेते हैं एक बार के लिए। पहले अपन जनपद पढ़ लेते हैं, जनपद नॉर्मल चीज़ें पढ़ लेंगे, उसके जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। जनपद, राजस्थान के जनपद। पहले तो जनपद टोटल कितने थे भारत में? टोटल भारत में जो जनपद थे वो थे, उनकी संख्या थी 16 जनपद थे। और उनमें से अपने राजस्थान में जो जनपद थे वो एक तो मत्स्य जनपद तो राजस्थान में ही स्थित था और राजस्थान के अनेक भाग
कुरु, शूरसेन और अवंती महाजनपदों के अंतर्गत थे। ये क्या महाजनपद थे, उनके अंतर्गत आते थे। कौन कौन से? ये भाग कुरु, शूरसेन, अवंती, ये सारे उसमें आ गए, अंतर्गत थे। इसके अतिरिक्त सितोड़ के आसपास का क्षेत्र सिवी जनपद कहलाता था। सितोड़ के आसपास का जो क्षेत्र था वो सिवी जनपद कहलाता था। तो अपना मत्स्य, सिवी, ये सारी चीजें आपको क्या है, याद रखनी है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर के आक्रमणों के कारण अपनी सुरक्षा और अस्तित्व की रक्षा के लिए पश्चिमोत्तर सीमा से कुछ कबीले मालव, योध्य और अर्जुनायन राजस्थान में आकर बच गए थे। मालव से फिर मालवान, वो सारी चीजें हो गई थी। मत्स्य जनपद, आर्य जन के रूप में मत्स्य जाति का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ है। मत्स्य जनपद का जो उल्लेख हुआ है वो आर्य जन, आर्य जन नाम से किसमें हुआ है? ऋग्वेद में इसका उल्लेख हुआ है, जो इसकी प्राचीनता का प्रतीक है, जो इसकी क्या है, प्राचीनता का प्रतीक है। आधुनिक काल में, आधुनिक में जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर के कुछ भाग है वो सम्मिलित है किसमें? मत्स्य प्रदेश। मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से? जयपुर, अलवर, धौलपुर, करौली। जब अपन राजस्थान का एकीकरण पढ़ते हैं तो राजस्थान का एकीकरण में पहला चरण पढ़ते हैं, उसका नाम है मत्स्य प्रदेश। तो उस मत्स्य प्रदेश में कौन कौन से जिले आते हैं? अपन ट्रिक से याद रखते हैं, ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। तो अलवर हो गया, धौलपुर हो गया, करौली हो गया, भरतपुर हो गया। एक्स्ट्रा कौन सा है? ये जयपुर। जयपुर जो कि प्राचीन काल में किसमें आता था? मत्स्य प्रदेश में आता था। महाभारत काल के में मत्स्य जनपद का शासक विराट था। कौन था? मत्स्य जनपद का शासक था वो विराट था। विराट ने अपनी राजधानी बनाया था बैराट को, और बैराट का नाम प्राचीन काल में क्या था? बैराट का प्राचीन काल में जो नाम था उसको कहा जाता था विराट नगर। बैराट का विराट है, विराट बैराट नगर था। और बैराट के बाद में इसने इसका नाम क्या कर दिया? अपने नाम पर इसको विराट नगर करके इसने अपने मत्स्य प्रदेश की क्या कर दिया था? राजधानी बना दिया था। तो शासक विराट था जिसने जयपुर से 85 किलोमीटर दूर विराट नगर यानी कि बैराट बसाकर उसे मत्स्य प्रदेश की जनपद क्या कर दिया था? राजधानी बना दिया था। विराट की पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये सारी चीजें अब देखो इंपॉर्टेंट है नहीं, तभी तो मैंने इसको हाईलाइट नहीं कराया। तो इन चीज़ों को अपन क्या है, रहने देते हैं। ये क्वेश्चन जहाँ से नहीं पूछा जाता तो उनको याद करके क्या करना है, अपन को जनपद में बस इतनी सारी चीज़ें याद रखनी इनमें से कि अपने टोटल जनपद कितने थे, तो 16 महाजनपद थे। उनमें से राजस्थान में तो मत्स्य जनपद हो गया, और इसके मत्स्य जनपद देख लिया, मत्स्य जनपद की अपने राजधानी देख ली, और यहाँ का राजा वगैरह देख लिया। और वर्तमान में मत्स्य जनपद में कौन कौन से जिले शामिल है वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली। और सितोड़ के आसपास में जो का क्षेत्र था वो कहलाता था सिवी जनपद। सितोड़ के आसपास का क्षेत्र कौन सा क्या कहलाता था? सिवी जनपद कहलाता था। तो ये अपने हो गए जनपद कंप्लीट। इसके बाद अपन देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जब अपन राजवंश पढ़ेंगे उससे पहले अपन को पढ़ना होगा राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूत क्या थे, कौन थे, कहाँ से आए थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसमें अलग अलग जो इतिहासकार है तो इनके अलग अलग अपने तथ्य हैं, उन सारी चीज़ों को अपन पढ़ते जाएंगे। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आएगा वो आएगा अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड से उत्पन्न माना जाता है तो वो भी अपन देखेंगे। इससे पहले अपन देख लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति। हर्षवर्धन की मृत्यु, हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी 647 ईस्वी में हो गई थी। इसके बाद भारत की राजनीति एकता और गुप्तों के समय स्थापित हुई थी, पुनः समाप्त होने लगी। उत्तर भारत में अनेक छोटे छोटे राज्यों की स्थापना हुई। ये राज्य आपस में संघर्षरत थे, ये आपस में क्या लड़ते रहते थे। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप जो नए राजवंश उभरे उन्हें राजपूत राजवंश कहा जाता था। जब ये आपस में ऊपर वाले सारे लड़ रहे थे, कौन कौन, गुप्तों के समय जो भी राजवंश थे वो आपस में लड़ रहे थे, तब नए राजवंश उभरे, उन्हें कहा गया राजपूत राजवंश। उन्हें क्या कहा गया? राजपूत राजवंश कहा गया। इन नवीन राजवंशों का महत्व इसी तथ्य से पुष्ट होता है कि भारत का पूर्व मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। भारत का जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास है, पूर्व मध्यकालीन इतिहास से मध्यकालीन से जो पूर्व का इतिहास है वो सारा का सारा क्या कहा गया है? राजपूतों की वजह से राजवंशों का इतिहास ही, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा गया है। किसको? मध्यकालीन इतिहास इन राजपूत राजवंशों का इतिहास ही है। मध्यकालीन का जो पूर्व मध्यकालीन इतिहास का जो इतिहास है वो राजपूतों का ही इतिहास है। सारे के सारे राजपूत राजवंश है, उन्हीं का इतिहास है, इसलिए इस काल को राजपूत काल कहा गया है। ये हो गया। इसके बाद अपन देख लेते हैं प्रसिद्ध इतिहासकार। कौन? स्मिथ, प्रसिद्ध इतिहासकार है स्मिथ। इसने लिखा है कि वे राजपूत हर्ष की मृत्यु के बाद से उत्तरी भारत पर मुसलमानों के आधिपत्य तक इतने प्रभावशाली हो गए थे कि 7वीं शताब्दी से के मध्य से 12वीं शताब्दी की तक की समाप्ति तक राजपूत युग कहा गया है। अब सीधा सीधा मैं आपको इस लाइन का अर्थ बता देता हूँ कि सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजपूत युग था
ऐसे क्वेश्चन दे देगा, या फिर दे देगा राजपूत युग इस सन से लेकर, तो उसमें ऑप्शन दे रखा होगा 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक, 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। तो अपन को याद रखना राजपूत काल है वो है 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक। तो 5 वर्षों तक रहा है वो है राजपूत काल। ये हो गया। अब अपने पास ये सारी चीज देख लेते हैं राजपूत कौन थे। ये प्रश्न आज भी उलझा हुआ है। विद्वानों ने इस विषय में अनेक मत प्रतिपादित किए हैं, किंतु कोई भी मत ऐसा नहीं है जो पूरी तरह सर्वमान्य हो। क्योंकि अगर जो डॉक्टर हीरानंद ओझा ने माना है वो क्या करा है कि आगे जाकर जो अन्य वैज्ञानिक है उन्होंने नहीं माना। तो सारों के अपने अपने अलग अलग तथ्य हैं, तो वो सारों को अपने अलग अलग पढ़ने होंगे। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल में ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट के हर्षचरित तथा कादंबरी में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा हैं, इन्होंने लिखा है कि राजपूतों की उत्पत्ति के विषय में लिखा कि राजपूत शब्द का प्रयोग नया नहीं है। प्राचीन काल के ग्रंथों में इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। प्राचीन काल में जो ग्रंथ हैं उनमें इनका क्या है, राजपूत जो शब्द है इसका व्यापक प्रयोग मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र, चाणक्य ने जो किताब लिखी थी वो था अर्थशास्त्र। कालिदास के नाटकों व बाणभट्ट ने लिखा है हर्षचरित तथा कादंबरी में इस शब्द का भरपूर प्रयोग हुआ है। इस शब्द का इसका राजपूत शब्द का। और सीनी यात्री, एक सीन से यात्री आया था, उसका नाम था ह्वेनसांग। क्या नाम था? ह्वेनसांग ने, जो कि सीधा सीधा पूछा जाता है कि ह्वेनसांग किसके समय आया था, तो वो आया था हर्षवर्धन के समय। सीनी यात्री ह्वेनसांग था जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। राजाओं को कहीं क्षत्रिय तो कहीं राजपूत लिखा है इसने, कहीं पे तो राजाओं को लिख दिया क्षत्रिय और कहीं पे लिखा है इसने राजपूत। तो डॉक्टर ओझा द्वारा सुझाया गया ये मत सर्वमान्य नहीं है। डॉक्टर ओझा ने जो ये मत दिया था कि इससे पहले भी व्यापक इसका नाम मिला है, तो वो सर्वमान्य नहीं है, सभी ने नहीं माना उसको। ये हो गया। राजपूत शब्द का प्रयोग एक जाति के अर्थ में मुसलमानों के आगमन से पूर्व प्राप्त नहीं हुआ है। यद्यपि शासक वर्ग यानी कि क्षत्रियों के लिए राजपूत शब्द का प्रयोग अवश्य किया जाता है। आगे की पंक्तियों में हम इस शब्द के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं वैदिक आर्यों की संतान। वैदिक आर्यों की संतान है वो कहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा तथा सीवी वेद राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण। डॉक्टर गौरीशंकर वैदिक आर्यों की संतान किसने कहा? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसमें क्या पूछा जाएगा कि जैसे दे दिया इसमें अग्निगुण से उत्पन्न, तो इसको किस किस वैज्ञानिक ने माना है। और वैदिक आर्यों की संतान, तो ये किस किस विद्वान ने इसका समर्थन किया कि हाँ ये है। और ये जो अपन ने देखा था डॉक्टर हीरानंद ओझा, तो ये भी अपन ने देख लिया। अब देख लेते हैं वैदिक आर्यों की संतान। तो डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा और सीवी वेद है, इन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्यों के क्षत्रिय वर्ण यानी कि राजन्य वर्ग की संतान मानते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा वैदिक आर्यों की संतान का समर्थन किसने करा है? तो सीधा सीधा याद रख लेना, डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा तथा सीवी वेद ने राजपूतों को भारतीय आर्यों की संतान माना है। ये हो गया। इनके कथानुसार राजपूत प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा करते थे। राजपूत थे वो कि प्राचीन जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय माना जाता है कि परशुराम ने सारे क्षत्रियों को विनाश कर दिया था। वो पुरानी कहानियां आज के युग में नहीं मानी जाती। तो राजपूत जो थे प्राचीन क्षत्रियों की तरह अश्व तथा अस्त्र की पूजा, जो क्षत्रिय थे वो क्या करते थे? अश्व की पूजा करते और अस्त्र की भी पूजा करते थे। इसी तरह के राजपूत भी थे, वो भी क्या करते थे? अस्त्र और अश्व की पूजा करते थे। ये किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा तथा सीवी वेद ने कहा है। ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है अपने पास अग्निकुंड से उत्पन्न। तो संदर्भदायी था, उसने पृथ्वीराज रासो लिखा है। उसने अपना ग्रंथ का नाम क्या है? संदर्भदायी के। सीधा सीधा पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? तो वो लिखा है संदर्भदायी ने। संदर्भदायी ये अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। इसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई। किसने बताई है? तो वो बताइए अपने संदर्भदायी ने अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान था। इसने अपने सुप्रसिद्ध ग्रंथ है इसका वो है पृथ्वीराज रासो। इसमें इसने राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर, कहाँ पर? आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र
कौन थे ऋषि का नाम क्या था? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य तथा अन्य ऋषि धार्मिक अनुष्ठान करते थे। कौन कौन? विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य, इनमें से ये विश्वामित्र आप याद रख लेना। उस अनुष्ठान करते थे। इन अनुष्ठानों को राक्षस मांस, हड्डी और मल मूत्र डालकर अपवित्र करते थे। कौन कौन? राक्षस वगैरह जो आते थे वो क्या करते थे, इस अग्निकुंड में ऐसी चीजें डाल देते थे जिससे क्या है कि उनका वो अपवित्र हो जाता था। ये देख लिया, डालकर अपवित्र कर देते थे। वशिष्ठ मुनि ने, ये याद रख लेना, अग्निकुंड का सिद्धांत पढ़ोगे तो वशिष्ठ मुनि ने इससे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए। टोटल 4 योद्धा उत्पन्न किए। अपन देख लेते हैं वो सारी चीजें 3 क्यों लगाए। तो इनसे निपटने हेतु यज्ञ कुंड से 3 योद्धा उत्पन्न किए हैं, जो परमार, सालुक्य और प्रत्यार कहलाए। कौन कौन? सबसे पहला परमार, दूसरा था सालुक्य, तीसरा था प्रत्यार। परमार, सालुक्य, प्रत्यार, ये हो गया। इसके बाद एक चौथा आएगा, वो आएगा सोहान, तो वो भी देख लेंगे। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ सिद्ध हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से ज्यादा ताकतवर और हथियार से सुसज्जित था, जिसका नाम सोहान कहा गया। तो कौन कौन से? अग्निकुंड से। अब इसमें याद क्या रखना, अग्निकुंड तो ये है संदर्भदायी ने कहा है। अग्निकुंड से उत्पन्न जो माना है वो है संदर्भदायी ने। पृथ्वीराज तृतीय का ये दरबारी विद्वान था। इसके ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। इसने राजपूतों की उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई है। उसने लिखा है कि आबू पर्वत पर निवास करने वाले विश्वामित्र, अगस्त्य, गौतम तथा अन्य ऋषि क्या करते थे? धार्मिक अनुष्ठान करते थे। लेकिन राक्षस आते थे, वो क्या करते थे? इनका जो धार्मिक अनुष्ठान था उसमें क्या है कि मलमूत्र या फिर मांस, हड्डियाँ, ये सारी चीज डालकर क्या करते थे? उसको अपवित्र कर देते थे। तो इनसे निपटने के लिए वशिष्ठ मुनि, ऋषि का नाम है वशिष्ठ मुनि, ने इनसे निपटने के लिए क्या 4, इस यज्ञ से क्या है 4 योद्धा उत्पन्न किए। पहला था परमार, दूसरा था सालुक्य, तीसरा था प्रत्यार और चौथा था वो था 3 तो पहले ये उत्पन्न कर लिए थे, लेकिन ये तीनों भी क्या है रक्षा करने में असमर्थ हो रहे थे। तो फिर इन्होंने क्या करा, चौथा योद्धा उत्पन्न करा था, उसका नाम था सुहान। उसका नाम क्या था? ये वंश है कुल मिला के ना। किंतु जब ये तीनों भी रक्षा करने में असमर्थ हुए तो वशिष्ठ ने चौथा योद्धा उत्पन्न किया, जो प्रथम 3 से सबसे ज्यादा ताकतवर और हथियारों से सुसज्जित था, जिसका नाम क्या रखा गया? सोहान। संदर्भ के अनुसार इस तरह राजपूतों की उत्पत्ति मुनि वशिष्ठ द्वारा अग्निकुंड यज्ञ कुंड से की गई है। ये कि संदर्भ ने अपना कथन दिया है और इसमें ज्यादातर वैज्ञानिक है इसको क्या मानते हैं? सही मानते हैं। यद्यपि आज के वैज्ञानिक युग है ना, इसमें तो ये सारी चीजें क्या कथाएं ये स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु इस कथा में अंतर्निहित संकेतों को विद्वानों ने समझने का प्रयास किया है। विद्वानों के अनुसार संभवतः प्राचीन काल के क्षत्रिय जो बौद्ध बन गए थे, क्षत्रिय क्या थे? परशुराम जी के डर से बौद्ध बन गए थे, या फिर प्राचीन आदिवासी भील, मीणा आदि विदेशी आक्रमणी क्षत्रियों, शंख, होणी, हुसी आदि की यज्ञ अग्नि या शुद्धि करने के क्षत्रिय वर्ण में शामिल हो गए थे। और ये कथा इस घटना की साहित्य प्रवृत्ति है। ज्यादातर जो चीज पूछी जाएगी वो अपन ने सीधी सीधी देख ली। अग्निकुंड किसने दिया? संदर्भदायी ने। अपनी इसकी पुस्तक का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसने जो ग्रंथ का उसका नाम पृथ्वीराज रासो, ये इसके संबंधित था। वशिष्ठ मुनि ने अग्निकुंड, ये वाला अपन ने देख लिया, बाकी चीज इसमें इम्पोर्टेंट है नहीं। एक देख लेते अपन, सर्वप्रथम डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई। डॉक्टर D.R. भंडारकर, कौन कौन? डॉक्टर D.R. भंडारकर है, उसने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई। राजपूतों के ब्राह्मण वंशी होने के साक्ष्य के रूप में डॉक्टर भंडारकर बिजूलिया शिलालेख का उल्लेख करते हैं। किस शिलालेख का उल्लेख करते हैं? बिजूलिया शिलालेख, जो कि भीलवाड़ा से मिला है, जिसमें वासुदेव स्वान के उत्तराधिकारी वासुदेव स्वान का जिक्र किसमें हुआ है? बिजूलिया शिलालेख में। ये भी लिखा गया है कि जो सांबर झील है इसका निर्माण भी वासुदेव स्वान ने करवाया है। उत्तराधिकारी सामंत को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। इसके अतिरिक्त उनके अनुसार राजशेखर ब्राह्मण का विवाह अवंती सुंदरी के साथ होना स्वानों का ब्राह्मण वंश से उत्पत्ति का अकट्य प्रमाण है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने भी मेवाड़ के गुइलातों को नागर जाति के ब्राह्मण गुइलेत का वंशज बताया है। मेवाड़ के महाराणा कुंभा ने भी जयदेव के गीत गोविंद की टीका में ये स्वीकार किया है कि गुइलोत नागर ब्राह्मण गुइलोतों का स्वीकार है। और उनको सीधा सीधा ये याद रखना है, डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बतलाई है। सीधी सीधी याद रखने वाली सीधी सिर्फ ये है, बाकी ये कथन कारण देखोगे इतनी सारी चीज़ें याद होगी नहीं, तो ये याद रख लेना। डॉक्टर D.R. भंडारकर ने गुइल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से बताई है। ये देख लिया।
और ये देख लिया। इसके बाद ये जो मत है इसका खंडन कौन करते हैं ये भी पूछा जाता है। ये जो मत है डॉक्टर D.R. भंडारकर ने दिया, इसका खंडन करते हैं, वो करते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो जयदेव गीत तो स्वीकार किया, कोयलो तो द्वारा, किंतु ये सन्यास खासकर डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को स्वीकार नहीं करते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा है वो इसको क्या करते हैं, खंडन करते हैं इसका। उनके अनुसार कई बार राजपूत अपने पुरोहित का गोत्र अपना लेते थे, इस कारण ये भ्रम हो जाता है कि राजपूत ब्राह्मण थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत का तर्क सहित क्या किया, खंडन किया है। अब देख लेते हैं विदेशियों की संतान। इनको क्या गया, राजपूत है, इनको कहा गया विदेशियों की संतान। तो ये भी देख लेते हैं अपन, विदेशियों की संतान कहा गया है। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड, इसमें ज़्यादातर क्या है जो कहेंगे वो कहेंगे कौन, जो विदेशी इतिहासकार है उन्होंने इनको कहा, क्या कहा गया है, इन्होंने राजपूतों को कहा है विदेशी। राजपूतों को विदेशी किसने कहा है, ज़्यादातर जो विदेशी इतिहासकार है उन्होंने कहा है। राजस्थान के इतिहास लेखक जेम्स टॉड ने लिखा है कि राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। कर्नल जेम्स टॉड जो कि विदेशी है उसने लिखा है राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। टॉड के सबसे पहले तो अपन हाईलाइट कर लेते हैं, विदेशियों की संतान किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। किसने कहा है, कर्नल जेम्स टॉड ने। तो एक सेकेंड है ना, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। तो कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत थे वो थे विदेशी। ये देख लिया अपने, राजपूत क्या थे, विदेशी। तो ये देख लिया। अब देखो, अब देख लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं, राजपूत शक अथवा सीथियन जाति के वंश से टॉड के अग्निकुंड की कहानी को स्वीकार करते हुए इस आधार पर राजपूतों को विदेशी जाति का प्रमाणित करने का प्रयास किया है। उनका मत है कि ये विदेशी जातियां 6वीं शताब्दी के लगभग आक्रमणकारी के रूप में भारत आई, यानी कि भारत पर आक्रमण करने के लिए ये जातियां आई थी। और इन्हीं विदेशी विजेताओं को जब ये वे शासक बन बैठे, ये जो विदेशी शक्ति आई थी तो ये बाद में क्या है, जीत जात के यहाँ पे शासक बन बैठे, तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत क्षत्रिय वर्ण में लिया गया। टॉड ने राजपूतों को शक व सीथियन प्रमाणित करने के लिए तर्क दिया है कि राजपूत के रीति रिवाज शक, सीथियन और वर्णों से मिलते हैं, जैसे अश्व पूजा, अश्वमेघ, अस्त्र पूजा, अश्व शिक्षा, अस्त्र शिक्षा आदि। अंत दोनों जातियां एक ही है। प्रसिद्ध इतिहासकार वीएत स्मिथ ने लिखा है कि राजपूत कौन, प्रसिद्ध इतिहासकार कौन है, तो वो है स्मिथ, वीएस स्मिथ। इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है कि राजपूत जाति 8वीं तथा 9वीं शताब्दी में अचानक प्रकट हुई है। और स्मिथ ने राजपूतों को हुन्नों की संतान कहा। स्मिथ ने क्या कहा है, राजपूतों को हुन्नों की संतान कहा है। तो ये चीज़ याद रख लेना। इसमें सीधी सीधी देखो, पूरी किताब पढ़ने की बजाय अपन क्या करेंगे, अब धीरे धीरे क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वही पढ़ेंगे। ऐसे तो क्या इसमें सारी चीज़ें लेकर कि वो इतनी न तो पल्ले पढ़ने वाली है, न ही ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं राजस्थान के इतिहास लेखक। राजस्थान के इतिहास का लेखक कर्नल जेम्स टॉड है, इसने विदेशियों की संतान बताया है। वीएस स्मिथ, ये भी विदेशी, इसने कहा है राजपूतों को हुन्नों की संतान बताया है। तो ये 2 लाइन यहाँ से याद रख लेना। इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर तुम देखो, इन मतों को भी स्वीकार नहीं किया जाता पूर्णतः एक भी मत ऐसा नहीं है जैसे सभी विद्वानों ने स्वीकार किया हो। ज़्यादातर जो लोग विद्वानों ने स्वीकार किया है वो अग्निकुंड वाला सिद्धांत है, उसी को स्वीकार किया है। अब देख लेते हैं, इन मतों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रथम तो राजपूतों ने स्वयं को कभी विदेशी नहीं बताया, इसके विपरीत वे अपने उत्पत्ति सूर्य व चंद्र से बताते हैं। राजपूतों के रीति रिवाजों की शक या सीथियन के रीति रिवाजों से सामान्यतः स्थापित करना भी अनुचित है, क्योंकि उनके रीति रिवाज शक कुषाणों के आने से पूर्व भी भारत में प्रचलित थे। सूर्य की पूजा भारत में वैदिक काल से ही प्रचलित थी, और अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ से पहले से ही ज्ञात था, जैसा कि महाकाव्यों के साक्ष्यों से परिणामित होता है। तो ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली, इनमें कुछ भी नहीं है। उपयुक्त समस्त विवरण में ये स्पष्ट होता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों के बीच मतभेद हैं। सारों ने अलग अलग मत दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकांश विद्वान राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश से स्वीकार करते हैं। अधिकांश विश्वास है वो, पहले तो एक तो अपन इस लाइन को भी हाईलाइट कर लेते हैं। अधिकांश विद्वान है उन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश से स्वीकार करा है। और सिद्धांत है तो वो क्या, कौन सा सिद्धांत करा है, अग्निकुंड वाला सिद्धांत। अधिकांश, ये अपन क्या है एक बार दोबारा देख लेते हैं। अधिकांश विद्वान हैं उन्होंने राजपूतों को भारतीय आर्यों के वंश से स्वीकार करते हैं, जिसमें विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। विश्व में क्या है, विदेशी रक्त भी सम्मिलित है। ये भी स्थापित सत्य है कि जो भी विदेशी जातियाँ भारत में आई और स्थायी रूप से यहीं निवास करने लगी, उन्होंने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अपना लिया तथा हिंदू समाज ने उन्हें स्वयं में समाहित कर लिया। डॉक्टर कानूनगो ने ठीक ही लिखा है, डॉक्टर कानूनगो ने लिखा है
इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं डॉक्टर कानून को, कि अग्निकुंड की कहानी इस प्रकृति के युग में नहीं चल सकती। उनकी सूर्य तथा चंद्र से उत्पत्ति एक काल्पनिक सत्य हो सकता है। राजपूत चाहे किसी भी रूप में जन्मे हो, लेकिन ये सत्य है कि इतिहास में उन्होंने महाकाव्य काल के क्षत्रियों की परंपराओं को बनाए रखा है। तो यहाँ तक राजपूतों की उत्पत्ति देख ली थी, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दी थी। जो आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये हो गए अपने क्लियर, यहाँ की चीज़ें क्लियर होगी। अब अपने पास आएंगे वंश, अब आएगी सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इससे पहले तो क्या है कि सभ्यता इंपॉर्टेंट थी, जनपद में नॉर्मल चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, वो सारी देख ली। अब अपन देख लेते हैं गुइल वंश व इसके वंश के प्रतापी शासक। गुइल वंश कौन सा है, जिससे महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा सारे के सारे गुइल वंश से आते हैं। गुइल वंश से आगे जाकर सिसोदिया वंश कहलाया था। तो अब अपन इस वंश को स्टार्ट करते हैं। गुइल वंश व शासक थे वो कहाँ के थे, तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं ये मेवाड़ का जो राजवंश है वो कहलाएगा गुइल वंश। अपन एक चीज़ देख लेते हैं पहले, राजवंश पढ़ने से पहले देखो, एक तो जो भी राजवंश पढ़ेंगे उसमें इस वंश के बारे में सारे के सारे जितने भी इतिहासकार विद्वान हैं उनके अलग अलग मत हैं, उनको देखना पड़ेगा। कोई इन्हें विदेशी मानेगा, कोई इन्हें राजपूत मानेगा, कोई कुछ मानेगा, वो भी देखना पड़ेगा। सबसे पहले अपन एक थोड़ा सा क्या मैप बना के एक चीज़ देख लेते हैं, कहाँ के राजवंश अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे तो सारे, बट जो जो इम्पोर्टेंट राजवंश है उनको देख लेते हैं। ये जैसे मान लेते हैं राजस्थान का मैप है, तो इसमें यहाँ पे है जो कि जोधपुर के जो भी जोधपुर का जो भी संभाग का क्षेत्र आता है, उनके जो भी शासक हैं उनको कहा जाएगा राठौड़। उनको क्या कहा जाएगा, राठौड़ कहा जाएगा। इसके बाद मेवाड़, ये यहाँ का क्षेत्र जो कि मेवाड़, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, ये सारे क्षेत्र का किस में आएंगे, मेवाड़ में। और मेवाड़ में कौन आ जाएंगे, मेवाड़ में आएंगे शुरुआत में है गुइल के बाद हो जाएंगे ये सिसोदिया, इसी वंश का नाम हो जाएगा सिसोदिया। गुइल और सिसोदिया हो गए। बाकी सांबर है, सांबर में भी, सांबर ये जयपुर का था, वहाँ भी सोहान वंश था। और यहाँ पे जालोर वगैरह यहाँ का भी सोहान वंश था। और जयपुर का जो वंश पढ़ेंगे अपन, वो पढ़ेंगे अपन कछवा। क्या पढ़ेंगे, कछवा। सोहान हो गए, सिसोदिया हो गए, राठौड़ हो गए, कछवा हो गए, ये सारे के सारे अपन वंश देखेंगे। तो अब अपन जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं अपन, कौन सा वंश पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे गुइल वंश। गुइल वंश आगे चलकर क्या हो जाएगा, सिसोदिया वंश। और गुइल वंश मुख्यतः किन जिलों में, तो अपने हैं मेवाड़ क्षेत्र में। मेवाड़ क्षेत्र यानी कि राजसमंद हो गया, उदयपुर हो गया, सलूम्बर हो गया, इन क्षेत्रों में कौन हो गए, ये गुइल हो गए। तो यहाँ से करते हैं अपन स्टार्ट। गुइल वंश व इसके प्रतापी शासक। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा आसपास का क्षेत्र है वो मेवाड़ क्षेत्र कहलाता है। कौन कौन सा, उदयपुर हो गया, राजसमंद हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, इसके आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। और गुइल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया है। पहले तो मेवाड़ के अपन को जिले पता चल गए, जिला पता चलने के बाद अपन देख लेते हैं मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक, और ये गुइल वंश, ये इनका जो प्रतापी शासक था वो था गुइल। कौन था, गुइल। गुइल के नाम पे ही पड़ा है गुइल वंश। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल के नाम से हुआ है। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित है। अबुल फजल, ये क्या है, अपना एक इतिहासकार रहा है अबुल फजल। इसने क्या करा है, ये गुइल वंश है। गुइल वंशों को किसका माना है, ईरान से संबंधित किया है। ईरान का जो एक वंश है, नो शेका वंश, ईरान के नो शेका वंश से संबंधित करता है। और कर्नल जेम्स टोड है, इसने इसको गुइल वंश के जो राजा शासक हैं इन सबको कहा है। और दूसरी बात, गुइल वंश के जो भी शासक हुए हैं उनको राजा नहीं कहा जाता, उनको क्या कहा जाता है, राणा कहा जाता है। राणा, राजा नहीं, इनको राणा की उपाधि कहा जाती है। और इनका जो राजा माना जाता है, गुइल वंश का जो राजा माना जाता है वो माना जाता है एकलिंगजी महाराज को। राजा किनको माना जाता है, राजा माना जाता है एकलिंगजी महाराज को। एकलिंगजी महाराज को कहते हैं ये राजा, और बाकी के सारे होंगे वो होंगे राणा। तो ये हो गया कर्नल जेम्स टोड है, जो राजस्थान का इतिहासकार कहा जाता है जिसे, इसने वल्लभी के शासकों से संबंधित माना है। जो अबुल फजल है वो कह रहा है ईरान के शासक नौ शेका से संबंधित है। और कर्नल जेम्स टोड कह रहा है, वो कह रहा है वल्लभी के शासकों से संबंधित है। वहीं नैणसी कौन, मुहणो नैणसी, अपने जो मुहणो नैणसी है जिसे राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। मुहणो नैणसी ने नैणसी की ख्यात लिखी है, और मुहणो नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। ठीक है, ये उपनाम है ऐसे। गोपीनाथ शर्मा, नैणसी व गोपीनाथ शर्मा ने इनके ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित किया है। किसने, नैणसी व गोपीनाथ है, इन्होंने तो इनको माना ब्राह्मण,
और जो अबुल फजल है इसने माना ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित किया है। और कर्नल जेम्स टोड है इसने वल्लभी के शासकों से संबंधित किया है। अलग अलग लोग आए, अलग अलग उन्होंने मत दे दिए। अब पढ़ना तो अपन को पड़ेगा। डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा का मानना है कि 566 ईस्वी के लगभग गुहिल ने अपना शासन स्थापित किया था। कब करा था? 566 ईस्वी में। गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ था। गुहिल के बाद में मेवाड़ का जो प्रतापी शासक हुआ था बप्पा रावल। बप्पा हुआ था तो अपन बप्पा रावल देखेंगे। अब गुहिल देख लिया। गुहिल की तो बस इतना हिस्सा याद रखना कि गुहिल वंश का जो नाम पड़ा है, गुहिल वंश राजवंश का गुहिल वंश नाम पड़ा है, तो वो गुहिल के नाम पर पड़ा है। कौन? और गुहिल वंश का सबसे प्रतापी शासक था वो था गुहिल। गुहिल हो गया। अब देखते हैं अपन बप्पा रावल। बप्पा रावल है 737 ये आपको याद नहीं रखना है, ये इतने सारे याद नहीं रह पाएंगे। राज प्रशस्ति लिखी है रणछोड़ भट्ट ने लिखी है। रणछोड़ भट्ट तेलंग, रणछोड़ भट्ट ने कौन सी लिखी है? राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मोरी उसको परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। अब अपन को सीधे साथ साथ में क्या करनी होगी? अपन को हाईलाइट करनी होगी। तो अपन ये हाईलाइटर ले लेते हैं। इसमें सबसे पहले ये ले लेते हैं अपने पास कि ये वाला राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने चित्तौड़ के बप्पा ने किसको पराजित किया था? मान मोरी। चित्तौड़ का जो मान मोरी था उसको पराजित किया था। बप्पा ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? वो बनाया था नागदा को। बप्पा ने अपनी राजधानी नागदा को बनाया था। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंग जी जिसे लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया है। एक लिंग जी या फिर इनको एक लिंग जी को कहा जाता है लकुलिस। इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो वो करवाया है बप्पा रावल ने। एक लिंग जी गुइल वंश के कुल देवता है। एक लिंग जी जो है गुइल वंश के कुल देवता है। अगर आपने महाराणा प्रताप की कोई वेब सीरीज देखी है तो वो क्या है कि युद्ध करने जाते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं एक लिंग जी महाराज, तो वो क्या है? इनके कुल देवता है। और इनको कहा जाता है, इन गुइल वंश के जितने भी वंश के राजा हुए हैं, इनके जो राणा है उनको कहा जाता है राणा है। और एक लिंग जी को इन्होंने माना है राजा। जिस भी युद्ध में ये जाते थे तो इनका क्या रिवाज होता था कि ये इस मंदिर में जाके जाते थे और राजा जी से क्या करते थे? परमिशन लेके जाते थे। वो सारी चीज़ें हो गई। बप्पा ने इनके मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया है? वो करवाया है कैलाशपुरी में निर्माण करवाया है। एक लिंग जी और लकुलिस मंदिर का निर्माण करवाया है। एक लिंग जी गोइल वंश के कुल देवता हैं। गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम, ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन आया अपने पास सामने कि पहली बात तो ये याद रख लेना, गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने कहा। किसने कहा है? गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। और याद क्या रखना है? याद ये रखना है कि बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। बप्पा कालभोज की उपाधि है। इन्होंने गौरीशंकर हीरानंद ने कहा है कि कालभोज जो राजा है इसकी उपाधि थी, उसका नाम था बप्पा। उसकी उपाधि का नाम क्या था? बप्पा। बप्पा तो थी उपाधि थी, लेकिन बाद में लोगों ने नाम इनका जानने लगे बप्पा रावल। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है वो है कालभोज। और बप्पा है वो है इनकी उपाधि ये क्या है? बप्पा। ये हो गई बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है। किसने लिखा है? ये इसको रेड कर लेते हैं ताकि, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बप्पा का वास्तविक नाम क्या है? कालभोज। तो ये इसको कर लिया अपने, हाईलाइट कर लिया थोड़ा सा। बप्पा ये देख लिया, बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार, वीर विनोद किसने लिखा है? वीर विनोद लिखा है श्यामल दास ने। किसने लिखा है? श्यामल दास ने। तो वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब का नाम है। बप्पा क्या है? वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल दास ने भी वही कहा है जो गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने कहा है कि बप्पा किसी राजा का नाम न होकर उपाधि का नाम है। वास्तविक नाम कालभोज है। बप्पा किसी, ये अपन दोबारा से हाईलाइट ले लेते हैं। बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मानमोरी की यहाँ सेवा में था। बप्पा था वो क्या था? मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उनसे मुकाबला की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। इसीलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उनकी तुलना चार्ल्स मॉन्ट्रेल फ्रांसिस होम्योपैथी, जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। ये पिछले क्वेश्चन में एक नया ही सवाल बना था जो कि यहाँ से सीधा लिया गया था। क्या कि ये यहाँ से सीवी वैद्य, ये कौन से? एक सीवी वैद्य थे। इन्होंने, एक सेकंड है ना, इसको हाईलाइट करते हैं। जब किसने
वैद्य ने उसकी तुलना, इतिहासकार सीवी वैद्य ने उनकी तुलना है वो साल्स मॉर्टेल, किससे? साल्स मॉर्टेल, फ्रांसीसी सेनापति जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, उससे इसने क्या की है? बप्पा रावल की, ये बप्पा रावल का वो काल बोझ का वो, इसकी इनसे क्या की है? तुलना की है। तो ये हो गया, मुसलमानों को परास्त किया था। बप्पा रावल में अपन को जो जो चीजें याद रखनी है एक बार अपन दोबारा देख लेते हैं, इसके बाद अपन जैतर सिंह को पढ़ते हैं। बप्पा रावल, बप्पा रावल राजवंशस्थी, ये अपन ने देख ली। राजवंशस्थी के अनुसार बप्पा ने, रणछोड़ भट्ट तेलंग ने लिखी है राजवंशस्थी। इसमें लिखा गया है कि बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मान मौर्य को परास्त किया था। बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ का जो शासक था मान मौर्य, जिसकी सेवा में बप्पा रहता था, उसको परास्त किया था। एक लिंगजी मान मौर्य को परास्त किया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बप्पा की राजधानी नागदा थी। बप्पा ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? नागदा को। बप्पा ने कैलाशपुरी में एक लिंगजी या फिर लकुलिश मंदिर का निर्माण करवाया था। एक लिंगजी गुइल वंश के कुल देवता हैं। गौरीशंकर हीरानंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। बप्पा कालभोज की उपाधि थी। वीर विनोद के रचनाकार कविराज श्यामल ने भी लिखा है कि बप्पा किसी राजा का नाम नहीं अपितु किताब का नाम है। ऐसी मान्यता है कि बप्पा चित्तौड़ के शासक मान मौर्य के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उसने मुकाबला की चुनौती, बप्पा ने उनसे मुकाबला करने की जो चुनौती थी वो बप्पा ने स्वीकार की थी और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया था। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य ने उनकी तुलना साल्स मॉर्टेल, जो कि था फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, उससे तुलना की है। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित है? बप्पा रावल से संबंधित है। अब अपन देख लेते हैं जैतर सिंह। अब किसको देख लेते हैं? जैतर सिंह को देख लेते हैं। ये वाला नहीं करना अपन को, ये वाला ले लेते हैं, इसमें अपन ये ले लेते हैं जैतर सिंह। अब अगले अपने राजा है कौन? जैतर सिंह। 1213 से लेकर 1253 तक इस किताब में जो भी राजा दिए गए हैं, जो महत्वपूर्ण राजा हैं, उनका ही जिक्र किया गया है। अब आप कहोगे 734 से 753 हो गया, इसके बाद से 753 से लेकर 1213 तक के राजा कहाँ गए? तो इस किताब में जो जो राजा दे रखे हैं वो महत्वपूर्ण, जिन्हें पढ़ना जरूरी है, वो वही दे रखे हैं। ये हो गया। गुहिल के ही वे एक वंशज जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन कर, अपन यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। गुहिल, ये इसमें दिख नहीं रहा है, ये ले लेते हैं। गुहिल के ही एक वंशज थे जैतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। वह 1227 में ये भूताला का युद्ध, बहुत ज़्यादा, इसके लिए आगे आप है ना वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। कौन सा युद्ध? भूताला का युद्ध। एक सेकंड, इसको अपन ये ले लिया। हाँ, भूताला का युद्ध कब हुआ था? पहली बात तो ये हुआ था 1227 ईस्वी में। कब हुआ था? 1227 ईस्वी में। और एक सेकंड, 1227, और ये किसके मध्य हुआ था? तो एक तरफ थे जैतर सिंह, एक तरफ कौन थे? जैतर सिंह। एक तरफ थे जैतर सिंह और दूसरी तरफ थे वो थे दिल्ली का शासक था इल्तुतमिश। कौन था? इल्तुतमिश। तो ये हो गया दिल्ली का शासक। तो गुइल वंश के ही एक वंशज जैतर सिंह ने पहले तो परमारों से चित्तौड़ छीन कर उसे अपनी राजधानी बनाया। 1227 ईस्वी में भूताला का युद्ध हुआ। ये एक युद्ध बार बार पूछा जा रहा है। भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 ईस्वी में। किसके मध्य? जैतर सिंह और दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश की सेना को परास्त मध्य हुआ था। और इसमें क्या हुआ था? इल्तुतमिश की जो सेना थी वो परास्त हुई थी, जिसका वर्णन जय सूरी के ग्रंथ हमीर मर्दन में मिलता है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? जय सिंह सूरी के ग्रंथ है, उसका नाम है हमीर मद मर्दन में मिलता है। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को हमीर कहा गया है। और डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए, किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने जैतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। तो ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। क्या याद रखना है? कि डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा है, इन्होंने जैतर सिंह की प्रशंसा में लिखा है कि दिल्ली का जो गुलाम वंश था, दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जैतर सिंह ही हुआ करता था, जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने भी की है। ये इतनी इसकी वीरता की प्रशंसा क्या है, इसके जो विरोधी थे वो भी इसकी वीरता की प्रशंसा करते थे। ये लिखा है जैतर सिंह के बारे में किसने? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा ने। ये देख लिया। इसके बाद अपन देख लेते हैं रतन सिंह। तो रतन सिंह के बारे में ज़्यादातर बच्चों को तो पता ही होता है, क्योंकि इतिहास में लव स्टोरी इन्हीं की फेमस है।
तो अब देख लेते हैं, रतन सिंह है वो है 1302 से 1303 के मध्य, एक साल में ही इनका शासनकाल समाप्त हो गया था। तो इसके कारण क्या क्या है वो भी अपन देख लेते हैं। तो अब ले लेते हैं ये वाला कलर, अब देखते हैं यहाँ से। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, राजस्थान में जितने भी साके हुए हैं उनमें ज़्यादातर में आक्रमणकारी के रूप में अलाउद्दीन खिलजी ही आपको देखने को मिलेगा। अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में आक्रमण करा, फिर हुआ साका कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे जाकर। रावल रतन सिंह, साके में जोर होता है तो उसमें क्या है, महिलाएं जोर कर लेती हैं, वो सारी चीज़ें। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ का सैनिक व व्यापारिक उपयोगिता था। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में डिटेल से। तो अपन देख लेते हैं इसमें क्या करा। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा है, आक्रमण करा है। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने का कारण क्या था। एक तो अलाउद्दीन खिलजी की नीति थी वो थी साम्राज्य विस्तार करना, साम्राज्य विस्तार की नीति थी। वो क्या चाह रहा था कि साम्राज्य विस्तार हो। दूसरा क्या, चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो है व्यापार की दृष्टि से बहुत अति महत्वपूर्ण था उनके लिए, क्योंकि एक तरफ था मालवा पड़ता है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का जो अपने हाड़ौती से संबंधित जो टस का जो क्षेत्र है वो मालवा से यहाँ पड़ता है गुजरात। तो मालवा से गुजरात तक का जो व्यापार करना होता उसके लिए यहाँ पे चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो अपने लिए, इनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता। यहाँ पे ठहरना हो या फिर सेना जानी होती थी। अगर यहाँ पे जैसे कि इनका रतन सिंह का वगैरह का है वो, ये जो है रतन सिंह वगैरह यहाँ के राजा हैं, तो ये पे क्या है कि उनकी सेनाओं को तंग भी करते हैं, इनसे परमिशन लेनी होती थी। एक बार तो ये दिल्ली का सोमनाथ मंदिर लूट के आ रहे थे, तब यहाँ की सेना ने इस पर आक्रमण करके वो सारा सोना इनसे लूट लिया। तो इसकी वजह से ये इनके लिए महत्वपूर्ण था। बाकी कहानी बनाई जाती है वो बनाई जाती है पद्मिनी की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले अपन ये देख लेते हैं। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सामना करना पड़ा था। कब करना पड़ा था, तो वो करना पड़ा था 1303 ईस्वी में। ये हो गया 1303। और किसके समय, अलाउद्दीन खिलजी, इसका आक्रमणकारी कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, कि आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, यानी कि वो अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। चित्तौड़ की एक सैनिक एवं व्यापारिक उपयोगिता, व्यापार करने और सैनिकों के रुकने वगैरह की जगह के लिए वो क्या है, ज़्यादा उपयोगी हो जाता था। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत, अब आती है वो प्रेम कहानी वाली चीज़ें। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी, किसने लिखी है, मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है पद्मावत। और पद्मावत नाम से एक फिल्म भी बनी है, इसी रतन सिंह पे बनी है, वो भी आप देख लेना अगर आपको कभी टाइम मिले तो। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पद्मिनी को बताया गया है। किस में बताया गया, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित पद्मावत जो ग्रंथ है उसमें लिखा गया है कि पद्मिनी को जो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण करा था उसका कारण था वो था पद्मिनी। कौन थी, पद्मिनी को प्राप्त करना बदलाया गया कि अलाउद्दीन खिलजी को पद्मिनी को प्राप्त करना था इसके लिए, लेकिन एक राजा होते हुए ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है, आज के ज़माने में ये चीज़ें नहीं मानी जा सकती। तो ये हो गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस मत को मान्यता प्रदान करते हुए कहा कि अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा और बादल, यहाँ से एक चीज़ याद रखना, गोरा और बादल कौन थे, वो थे रावल रतन सिंह के सेनापति। ये दोनों आपस में सासा भतीज से, गोरा सासा था और बादल था वो था भतीज। वीर गति को प्राप्त हुए तथा रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ क्या करा था, जोर करा था। 1600 महिलाओं के साथ इन्होंने क्या करा था, जोर कर दिया था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार था वो था अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने अपने ग्रंथ खजाइन उल फतूह, इसके ग्रंथ का नाम क्या था, खजाइन उल फतूह में इस आक्रमण का वर्णन किया गया है। अलाउद्दीन ने अपने पुत्र खिज़र खान, ये भी याद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन रेड कलर से लिखेंगे दोबारा, एक मिनट है ना, कि खिज़र खां, खैराबाद, ये सारे क्या है कि दुर्गों के, जब अपन आगे दुर्ग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ें आएगी कि चित्तौड़गढ़ का जो नाम बदला गया था वो रखा गया था खिज़र खां, और जो जालोर का दुर्ग है उसका नाम बदल के खैराबाद रखा गया था, वो अपन बाद में देख लेंगे। पहले ये देख लेंगे, खिज़र खां को चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त कर चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया था, खिज़राबाद कर दिया था।
क्या कर दिया था, खिजराबाद कर दिया था। रतन सिंह मेवाड़ के गोइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। जो रावल शाखा थी उसका क्या था, ये अंतिम शाखा था। गोइल वंश के जो रावल शाखा थी उसका अंतिम शासक था। गोइल वंश के बाद में अब जो स्टार्ट होगा तो वो होगा सिसोदिया वंश। इससे पहले अपन क्या है, रतन सिंह को एक बार दोबारा देख लेते हैं थोड़ा सा। रावल रतन सिंह 1303 ईस्वी, ये हो गया 1303 ईस्वी। और अलाउद्दीन खिलजी कौन था, आक्रमणकारी था। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमणकारी देख लिया था, का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति। और दूसरी जो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत ग्रंथ लिखा है उसमें लिखा है रतन सिंह की पत्नी थी, वो थी रतन सिंह की पत्नी का नाम था पद्मिनी। अब अगर मैं आपको पूरी कहानी बताने बैठाऊंगा तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। वो हीरामन तोता थान कैसे पसंद आई थी, फिर वो सारी चीज़ें देखेंगे तो इतना अपने पास टाइम नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो देख लेते हैं। 1540 में कौन, मलिक मोहम्मद जायसी, इसने क्या लिखा था, पद्मावत ग्रंथ लिखा था। इसमें क्या है, पद्मिनी को प्राप्त करना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण करने का जो कारण बताया गया, वो कारण बताया गया है पद्मिनी को प्राप्त करना, जो कि सही नहीं है। मतलब इसमें बताया गया लेकिन हकीकत में वो नहीं है। और पद्मिनी को प्राप्त करना वो अपन ने देख लिया। और दशरथ शर्मा है, उन्होंने इस मत को मान्यता भी प्रदान करी है। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए उन्होंने क्या, गोरा व बादल, ये याद रखना। इसके किसके सेनापति है, ये क्वेश्चन बता जाता है कि रतन सिंह के सेनापति का नाम बताओ तो गोरा व बादल आ जाता है। कौन है, गोरा व बादल। वीरगति को प्राप्त हो गए थे, ये आपस में साचापति थे। और बाकी अमीर खुसरो वगैरह ये सारी चीज़ें, और ये याद रख लेना, पुत्र खिजर खां को सैतौड़ का सेनापति प्रशासक नियुक्त किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करा था कि खिजर खां था जो कि उसका पुत्र था, उसको सितौड़ का प्रशासक नियुक्त करा। और इसके नाम पर इसका नाम, सितौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया था, खिजराबाद कर दिया था। रतन सिंह जो था वो था मेवाड़ के गुइल वंश की रावल शाखा का अंतिम शासक था। रतन सिंह जो था वो था मेवाड़ की जो रावल शाखा यानी कि ये गुइल वंश की जो रावल शाखा थी, गुइल वंश, कुल मिला के गुइल वंश का अंतिम शासक कौन है, रतन सिंह। कौन है, रतन सिंह। इसके बाद अब हो जाएगी सिसोदिया शाखा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे रतन सिंह वगैरह सारे इस जो जोर हुआ था उसमें मारे गए थे। शाखा हुआ था, शाखे में सारे के सारे ये सारे शाखे में क्या होता है कि शाखा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, शाखा ले लिया। शाखा में एक तो होता है केसरिया, और दूसरा होता है वो होता है जौहर। क्या होता है, जौहर। केसरिया और जौहर पुरुष क्या करते हैं, लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और ये युद्ध में जाने से पहले क्या करते हैं, सर पर केसरिया कलर की पगड़ी पहनते हैं। तो जब केसरिया करने जाएंगे तो वो जाएंगे पुरुष जाएंगे केसरिया करने, जहाँ पे वीर गति को सारे के सारे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। या तो जीतेंगे या हारेंगे, इसका मतलब सारे के सारे वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे ही पता चलेगा इन रानियों को कि जितने भी जो राजा वगैरह सारे थे वो सारे क्या है, वीर गति को प्राप्त हो गए। तो ये जो महिलाएं क्या करेंगी, देखो राजस्थान में एक शाखा हुआ है जलजोर हुआ है, वो हुआ है 1301 में रणथंभौर में, राणा हमीर के समय क्या हुआ है, जलजोर हुआ है, जिसमें क्या है कि जितनी भी रानियां थी उन्होंने क्या पानी में कूदकर खुद को मौत के हवाला कर दिया था। लेकिन जब अपन पढ़ेंगे ये रतन सिंह वगैरह बाकी के जहाँ भी जोर हुआ है, वहाँ पे क्या है कि महिलाओं ने आग में कूदकर खुद को जिंदा जला दिया, लेकिन दुश्मन के हाथ नहीं लगने दिया। तो जोर क्या होता है कि महिलाएं मतलब कुल मिला के ये आत्महत्या ही कह दो आपकी। आग में कूद गई, पानी में कूद गई, तो वो क्या है, पानी में, यहाँ पे आग में कूदकर उन्होंने क्या करा है कि खुद को मृत्यु के हवाले कर दिया। और केसरिया वीर गति को प्राप्त हो गए, और केसरिया और जोर दोनों हो जाए तब वो कहलाता है शाखा। तो ये चीज़ अपन को देखनी थी, ये अपन ने देख ली। और जलजोर आप याद रख लेना, राजस्थान का सबसे प्रथम शाखा हुआ है वो हुआ है 1301 में, और वो भी हुआ है जलजोर। पानी में कूदकर सबने अपनी जान दे दी थी, हो गई। अब इसके बाद अपन देखेंगे राणा हमीर, उसके बाद महाराणा लाखा, ये सारी चीजें। तो अब अपन देखते हैं राणा लाखा। राणा हमीर राणा हमीर 1326 से लेकर 1364 ईस्वी। अपन को ये क्या सन याद नहीं रखना है, अपन को सन याद नहीं रखना है। अब यहाँ से क्या होगा, सिसोदिया वंश स्टार्ट होगा। राणा हमीर है वो सिसोदिया वंश की सबसे पहले शासक हैं। तो सिसोदा ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में सितौड़ पर अधिकार कर
गुइल वंश की पुनः स्थापना की। इसको अपन थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं। ये राणा हमीर, ये अपने कौन है? राणा हमीर है, सिसोदा ठिकाने के जागीरदार। ये सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे। हमीर ने 1326 ईस्वी में, कब? 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गुइल वंश की पुनः स्थापना की। गुइल वंश की पुनः स्थापना किसने की? राणा हमीर ने। कब करी? 1326 में चित्तौड़ पर अधिकार करके इन्होंने गुइल की वंश की पुनः स्थापना की। सिसोदा जागीरदार, सिसोदा का जागीरदार होने से उन्हें सिसोदिया कहा गया। ये क्या? सिसोदा ठिकाने के जागीरदार थे, तो इसकी वजह से इन्हें क्या कहा गया? सिसोदिया कहा गया है। हमीर के दादा लक्ष्मण सिंह अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध, हमीर के दादाजी का नाम था लक्ष्मण सिंह, वे अपने पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासक सिसोदिया कहलाने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मेवाड़ के जितने भी शासक थे वो सारे के सारे सिसोदिया कहलाने लगे। हमीर को मेवाड़ के उद्धारक, सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो ये है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है? ये मेवाड़ के उद्धारक, मेवाड़ का उद्धारक नाम से किस शासक को जाना जाता है? वो है राणा हमीर। कौन है? राणा हमीर। ये राणा हमीर ले लिया। इसके बाद मेवाड़ के उद्धारक की संज्ञा दी जाती है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अब मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ ये वाली लाइन। विषम घाटी पंचानन कैसे कहा जाता है ये तो आपको याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये वाला लाइन एक नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विषम घाटी पंचानन किस शासक को कहा गया। तो उसमें 4 शासकों के नाम देंगे, उसमें राणा हमीर भी होंगे, तो अपन को राणा हमीर राइट करके आना है। विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य, विकट जैसे विकट परिस्थितियों में अगर कोई आक्रमण हो तब वो किस सिंह शेर की तरह दिखते हैं, तो वो इसीलिए इनको क्या कहा गया? विषम घाटी पंचानन की संख्या दी गई। राणा कुंभा की कीर्ति प्रशस्ति, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में दी गई है। ये कहाँ दी गई है? राणा कुंभा, राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, राणा कुंभा की, इसको पर हाईलाइट कर लेते हैं। राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति है, उसमें राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था। हमीर ने क्या करा था? सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मुहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित करा था। अब आ जाते हैं महाराणा लाखा। कौन? महाराणा लाखा। महाराणा लाखा 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा जो है वो मेवाड़ के शासक बने। कब बने? 1382 में। मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा के पुत्र सुंडा के साथ। इसकी भी ये कहानी है जो कि मैं आपको फटाफट बता दूंगा, क्योंकि कहानियों में अपन क्या ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। जब हम इस किताब को अलग से पढ़ेंगे ना, थोड़ा एक घंटे की क्लास, तब इसको पूरी डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी। अभी देखो, मारवाड़ के रणमल, मारवाड़ का शासक था रणमल, उसकी बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई जो थी उनका विवाह होना तो था लाखा के पुत्र सुंडा के साथ। किसके साथ? लाखा के पुत्र सुंडा के साथ होना था। लेकिन क्या है कि जब सभा चल रही थी उस टाइम क्या है कि महाराणा लाखा ने ऐसे ही तंज मारते हुए कह दिया कि अब हम तो बूढ़े हो गए, अब हमारे साथ मतलब अब हमारी शादी कैसे हो सकती है, ऐसा का। तो ऐसा कहने पर क्या है कि इनका जो पुत्र था सुंडा, उसने क्या करा कि जो हंसाबाई का विवाह उनके खुद के साथ होना था वो अपने पापा के साथ करवा दिया। तो इसमें क्या लिखा है? मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र सुंडा के साथ होना था, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। जब उन्होंने ये सब कहा तो सुंडा ने क्या करा था कि उसने उनसे शादी नहीं करके अपने पापा से शादी करवा दी थी, मगर परिस्थितिवश ये विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। इस विवाह के साथ ये शर्त कि मेवाड़ का उत्तराधिकारी हंसाबाई का पुत्र ही होगा। इसमें शर्त क्या थी? ये विवाह जब हुआ था तब शर्त रखी गई थी कि मेवाड़ का जो भी उत्तराधिकारी बनेगा, मतलब राणा लाखा के बाद में जो शासक बनेगा वो बनेगा हंसाबाई से जो पहला पुत्र उत्पन्न होगा वो इसका क्या बनेगा? शासक बनेगा। तो इसमें सीधा सीधा ये हो रहा था कि एक तो सुंडा ने हंसाबाई के साथ विवाह नहीं करा, वो पहले त्याग करा था उसने। उसके बाद अब जब शासक कौन बनना चाहिए? शासक बनना चाहिए सुंडा बनना चाहिए, लेकिन सुंडा अब नहीं बनेगा। सुंडा ने ये भी शर्त मान ली कि हाँ पापा का विवाह इनके साथ हो रहा है तो अब इनका जो पुत्र होगा वो शासक बनेगा, मैं नहीं बनूंगा। पुत्र युगा, जिससे लगा कि योग्य पुत्र सुंडा को राज्य अधिकार से वंचित होना पड़ा। सुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ वाली, इसको अपन को याद रखना है। राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है महाराणा लाखा को। किसे कहा जाता है? महाराणा लाखा को राजस्थान का भीष्म का पितामह कहा जाता है। राणा लाखा के समय में जावर माइंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली हाईलाइट कर लेते हैं। राणा लाखा के समय में जावर माइंस से चांदी व सीसा
बहुत अधिक मात्रा में निकले, जिससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी। इस समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया। पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था? ये बंजारे ने क्या करा था? पिछोला झील का निर्माण करवाया था राणा लाखा के समय। तो सीधे सीधे पूछेगा, राणा लाखा पिछू नाम का बंजारा था, उसने अपने बैल की याद में ऐसा कुछ बनवाया था, ठीक है। तो वो कौन था? राणा लाखा के समय एक बंजारे ने पिछोला झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में आ जाता है महाराणा मोकल। इसके बाद में अपने पास कौन है? महाराणा मोकल। ये महाराणा मोकल हो गया। मोकल महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। अब देखो, पुत्र उत्पन्न कौन हुआ? अब जो पुत्र ने जन्म लिया है वो है महाराणा मोकल। किसका पुत्र है? ये है लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मोकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण सुंडा ने उसके संरक्षक के रूप में कार्य किया। क्या है कि ये जो मोकल क्या था? उम्र में छोटा था, अल्पायु में था, तो इसकी संरक्षक, इसकी जो भी कार्य करने होते थे वो क्या सुंडा करने लगा। सुंडा इसका संरक्षक का कार्य करने लगा। पर क्या है, इसकी माता को, जो इसकी माता थी हंसाबाई, उसको शक होने लगा कि कहीं ये मोकल को मार के खुद राज्य प्राप्त ना करना चाहे। इसकी वजह से इसने इसको यहाँ से भी निकाल दिया। पर जब सुंडा को लगा कि मोकल की माता हंसाबाई उन पर संदेह करती है तो वह मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। जब उसे ये सारी चीज़ें पता चली कि उसकी जो माँ है हंसाबाई वो खुद भी सुंडा पे शक कर रही है, तब उसने क्या करा? मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। कहाँ चला गया? मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। मांडू पड़ता मध्य प्रदेश में। 1433 ईस्वी में मोकल की झीलवाड़ा से में सासा व मेरा ने मेपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। किसने करी? 1433 ईस्वी में मोकल की झीलवाड़ा में सासा व मेरा ने मेहपा पवार के साथ मिलकर हत्या कर दी। इन तीनों ने मिलकर क्या करा? मोकल की हत्या कर दी। इसके बाद में अपन देख लेते हैं महाराणा कुंभा। कौन? महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा है वो है। अब महाराणा कुंभा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो महाराणा कुंभा की सबसे लंबी चीजें होगी। अब देखते हैं अपन महाराणा कुंभा। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा। देखो, यहाँ मोकल, यहाँ महाराणा लाखा का पुत्र था सुंडा। और महाराणा लाखा ने जब हंसाबाई से शादी की तो उनसे जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम रखा गया महाराणा मोकल। और मोकल की तो क्या कर रहा था? मेपा पवार और सासा व मेरा ने मिलकर क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इनकी हत्या के बाद इनका पुत्र था महाराणा कुंभा। तो महाराणा कुंभा ये सारी चीज़ों का बदला भी लेगा। मोकल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों का मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसने मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। क्या है कि राठौड़ जो मारवाड़ जोधपुर के जो राजपूत वंश था जिसे कहा जाता था राठौड़, उनका क्या करा? इसने प्रभाव समाप्त करा और मेवाड़ के सामंतों का विश्वास अर्जित करा। सामंत क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। सामंत क्या होता है कि अपनी निजी सेना रखते हैं, अपनी यानी कि प्राइवेट सेना रखते हैं। जब राजा को जरूरत होती है तो वो पैसों के बदले या धन के बदले जो भी होता है उसके बदले ये अपनी सेना को वहाँ पर भेजते हैं, उन्हें सामंत कहा जाता है। कुंभा ने सितोड़ एवं कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बनाया। कुंभा ने क्या करा था? सितोड़ व कुंभलगढ़ को अपनी शक्ति का केंद्र बना दिया। 1433 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में, ये याद रखना है तो इसलिए अपन को इसको क्या रेड कलर में करेंगे। 1433 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी प्रथम को परास्त कर बंदी बना लिया था। 1433 पहले तो याद क्या रखना है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? 1437 में। किसके मध्य हुआ था? महाराणा कुंभा व महमूद खिलजी प्रथम के मध्य हुआ था। और इसमें विजय कौन हुआ? महाराणा कुंभा। और महमूद खिलजी को क्या कर रहा था? बंदी बना लिया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने क्या करवाया है? सितोड़ दुर्ग के अंदर क्या करवाया है? विजय स्तंभ का निर्माण करवाया है। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात में युद्ध हुआ, जिससे नागौर व मेवाड़ व गुजरात के बीच में युद्ध हुआ। किसको? नागौर के उत्तराधिकारी शासक को लेकर मेवाड़ व गुजरात के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया। 1433 ये अपन को हाईलाइट करना होगा। 1453 में कुंभा ने मारवाड़ से क्या करा था? मंडोर छीन लिया था। ये हो गया। परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया।
मारवाड़ वालों ने क्या करा कि कुंभा से संधि करना बेहतर समझा, इसलिए उन्होंने क्या करा, उनको रिश्तेदार बना लिया। तो ये उन्होंने शादी कर ली। किसकी शादी हो गई? अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया। यानी कि उन्होंने, मारवाड़ वालों ने अपनी पुत्री की शादी किससे कर ली? मेवाड़ वालों से कर ली। तो ये रायमल कौन था? मारवाड़ की इस कुंभा का पुत्र था। मेवाड़ का शासक था कुंभा, कुंभा का पुत्र कौन था? रायमल। इसके बाद अपन देख लेते हैं 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी प्रथम व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच संपानेर की संधि हुई। किसके मध्य? 1456 ईस्वी में मालवा का शासक था महमूद खिलजी व प्रथम व गुजरात का था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कुतुबुद्दीन के बीच में संपानेर की संधि हुई। इस संधि में ये तय किया गया कि दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करके उसे हराकर उसके राज्य को बांट लेंगे। लेकिन 1457 से 58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासकों ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति ने दोनों शासकों के मतभेद पैदा होने के कारण वे विशेष सफलता प्राप्त नहीं कर सके। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 84 दुर्गों में से किसने 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। स्थापत्य कला में सबसे आगे जो निर्माण कार्य करवाया है वो करवाया महाराणा कुंभा ने, जिनमें सिरोही, असलगढ़ एवं कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध हैं। कविराज श्यामल दास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बताते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपने विशेष भौगोलिक स्थिति एवं बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इसका शिल्पी मंडन, इसका शिल्पी कौन है? इसका शिल्पी कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो मंडन है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखना। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ सभा में श्रृंगार शौरी के एकलिंग जी के विष्णु मंदिर एवं रणकपुर के मंदिर बनवाए, जो अपनी विशालता एवं तक्षणता के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान एवं विद्वान अनुरागी शासक था। कान्हा व्यास के द्वारा रचित एकलिंग महामती से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति और मीमांसा में तो से ज्ञात होता है कि वह वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण एवं राजनीति में रुचि रखता था। संगीत राज, संगीत, मीमांसा व सुंडा प्रबंध इसके द्वारा प्रसिद्ध है। इसके बाद राणा सांगा है अपने पास, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप। तो अब वो ये रहा है कि ये सारी चीज़ें इस तरीके से अपन पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आनी है नहीं, तो क्यों ना अपन इन सारी चीज़ों को एक बार दोबारा पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, इन सारी चीज़ों को क्या करेंगे अपन दोबारा पढ़ेंगे। दोबारा क्या पढ़ेंगे? अलग अलग टॉपिक उठाकर पढ़ेंगे। एक साथ पढ़ने से सारी चीज़ें अपने क्या क्लियर हो नहीं पाती है। तो इसको मैराथन लेने से मुझे नहीं लग रहा आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि सारी चीज़ें आप पढ़ तो रहे हो लेकिन समझ में आ रही है नहीं आ रही है क्या पता। तो अपन अब क्या करेंगे, इतना जितना पढ़ लिया उतना ठीक। अब अपन क्या करेंगे, इसको जो है इस किताब की क्या अपन मैराथन की बजाय अपन क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे। अलग अलग पार्ट्स में इसको क्या करेंगे, दोबारा से पढ़ेंगे। तो आज के लिए अपने पास इतना ही। इसके बाद अपन मिलते हैं अगली किसी क्लास में। मैराथन अपन बंद करते हैं। आपको कैसी लगी वो कमेंट में बता देना। अगर हाँ ज़्यादा ही समझ में आ रही है तो अपन क्या करेंगे, दोबारा से आगे पढ़ाना स्टार्ट कर लेंगे। आप इतनी देर मेरे साथ जुड़े रहे, आप सभी का शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।